बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 16वें सेशन के अंदर मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुख्तलिफ टॉपिक्स सेक्शन वाइज उसके ऊपर हम अपने लेक्चर्स इस टाइम डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन 111 जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम को डील करता है, और उसके साथ जो उसके रिलेटेड सेक्शन 108, 109, 110 इसको, और सर्कुलर 5 जो आया, और फाइनेंस जो अमेंडेड थर्ड लॉ अमेंडेड ऑर्डिनेंस आया, इन सारों को हम देखेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनकम के रेफरेंस से। तो सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं मोहतरम ज़ीशान वडाई साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं इल्तमास करूँगा तमाम भाइयों से कि दुरूद पाक एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। सेक्शन 111 जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, ये इंतहाई अहम है, क्योंकि जो भी एक्सेस आपका एक्सपेंडिचर, एक्सेस आपकी परचेज़ या एक्सेस जो आपकी इनकम से चीज़ें मुताबिकत नहीं रखती, उनको आके सेक्शन 111 का रेफरेंस इसके स्कोप के अंदर लाकर टैक्स किया जाता है। मैं सर से गुजारिश करूँगा कि जब वो हमें इंटरप्रेट करेंगे तो एक तो सर इसमें 111(4)A जो फॉरेन रेमिटेंसेस है उसको हमें डिटेल से आगाह करें। एक इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन सर वो जो ऐड हुई है, जिसमें पहले था कि 111 का सेपरेट नोटिस देना लाजमी है, उसको इन्होंने ओवर रूल करने की कोशिश की कि जब अलहदा सेपरेट नोटिस की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर सर हमारी रहनुमाई करें। तीसरा सर इसके ऊपर ये है कि जो परचेज़ हैं, एक्सपेंसेस तो हैं, तो क्या परचेज़ भी 111 के स्कोप में आती हैं? अगर मैंने डिक्लेयर नहीं की तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरह होगा? तो इस सारे रेफरेंस से आप हमें आगाही दें। तो मैं इल्तमास करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब कि वो आएँ और हमें सेक्शन 111 के ऊपर और अनएक्सप्लेन्ड इनकम के हवाले से रहनुमाई करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो विद रिगार्ड टू सेक्शन 111 है, और साथ ही 108 से लेके 111 तक है। ये सारे सेक्शन जो है टैक्स एंटी टैक्स अवॉइडेंस के लिए, कि जिससे डिफरेंट तरीक़ों से टैक्स अवॉइडेंस से मुराद टैक्स को मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना, या ओवर रिफंड क्लेम करना, या ओवर एग्जम्पशन क्लेम करना, या ओवर डिडक्शन क्लेम करना, या अलाउंसेज ओवर करना, या कोई चीज़ कंसील करना, या इसी तरह सप्रेशन करना, उसकी अवॉइडेंस के लिए, उसको मैनेज करने के लिए तो लेजिस्लेटर ने ये सेक्शन डाले हुए हैं। तो ये सेक्शन जितने हैं, इसको हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन 111 है। तो ये डीमिंग प्रोविजन से आते हैं। ये सेक्शन डीमिंग प्रोविजन वो होता है कि इसके लिए लेजिस्लेटर के पास पावर आती है कि वो किसी चाहे तो जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो उसको ट्रीट कर ले कि ये एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, वो किसी वर्ड के जो मीनिंग नहीं है उसको समझ ले कि ये इसके ये मीनिंग है। जैसे इंक्लूड का वर्ड यूजुअली डीमिंग इंस्ट्रूमेंट है या डीमिंग डिवाइस है। इसी तरह कोई हैपनिंग, नॉन हैपनिंग इवेंट जो है उसको कह ले कि इवेंट ना भी हैपन हुआ, वो कह सकता है कि ये हैपन हुआ है, या हैपन हुआ है तो वो कह सकता है नहीं हैपन हुआ। तो ये उसके पास पावर होती है। तो जब डीमिंग प्रोविजन अडॉप्ट की जाती है, फिर उसके बाद कोर्ट का रोल आता है।
कोर्ट फिर देखता है कि ये बिटवीन व्हाट पर्सन व्हाट पर्पस ये डीमिंग प्रोविजन की गई हैं और उसको कोर्ट ने कैरी इनटू कंक्लूजन करना होता है। दूसरी इसका ये रूल इंटरप्रिटेशन में ये चीज़ है कि कोर्ट ने देखना होता है कौन से लोग हैं, कौन को उनको अफेक्ट करती है, इसका पर्पस लेजिस्लेटर का क्या है, वो कैसे अचीव होगा इसका, तो उसको सामने रखते हुए इसको इंटरप्रेट करना होता है। तीसरा रूल ये है कि ये स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होती है कि इसको जो लेजिस्लेटर की जो वर्डिंग है या लेजिस्लेटर की जो इसमें लैंग्वेज है जो यूज़ की उसके अंदर ही रहना है। अगर दो व्यूज पॉसिबल हो, एम्बिगुइटी हो, एब्सर्डिटी हो, तो वो इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होगी। दूसरा, इसको जो भी डीमिंग प्रोविजन यहाँ भी इस्तेमाल हो उसको सारे लॉ पे स्पेल ओवर नहीं किया जा सकता कि एक सेक्शन में हम कहें उस सेक्शन में ऐसे है तो ये इसमें भी ऐसे होगा। तो जिसमें है इसका लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट सेक्शन या दैट सब सेक्शन या क्लास जिसमें डीमिंग अडॉप्ट की गई है, तो उसकी हद तक वो डीमिंग होगी। बाकियों पे एनालॉजी के जरिए या अजम्पशन के जरिए दूसरों पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक ये 3-4 रूल्स जो हैं ये डीमिंग प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन के हैं कि पहले उसकी पावर है उसके पास 3, दूसरा कोर्ट ने देखना है बिटवीन व्हाट पर्सन है, पर्पस क्या है, कैरीड इनटू कंक्लूजन करना है, तीसरा उसके बाद स्ट्रिक्ट कंसिडरेशन है, चौथा उसको लिमिटाइज किया गया है, उसको स्प्रेड ओवर नहीं करना हमने। तो ये इसके बात है। तो ये सारे सेक्शन जो हैं वो डीमिंग के हैं। तो अगर हम इनकम की डेफिनेशन देखें, इनकम की डेफिनेशन देखें बेटा क्या है, तो उसमें एक तो एक्चुअल इनकम आपकी होती है, वहाँ एक वर्ड इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है ये वाली डीम्ड इनकम भी, और भी कुछ ऐड किए हुए हैं। तो वहाँ से वो डीम्ड इनकम जो जहाँ कहीं भी डीम्ड इनकम की गई है, बाद बार डीम्ड टैक्सियर है, बाद बार डीम्ड पर्सन है, तो बाद बार डीम्ड रिटर्न है। तो वो डीम्ड यहाँ भी होगी, वो दैट मीन ट्रीटेड, वो नोशनल है, एक्चुअल नहीं है, बल्कि लॉ ने अज्यूम कर लिया कि ये एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए डिफरेंट हमारे जो जितना भी जो जिसको हम प्रेजेंप्टिव कहते हैं, फाइनल कहते हैं, नोशनल कहते हैं, तो या डीमिंग कहते हैं, या लीगल फिक्शन भी इसको कहते हैं कि लीगल फिक्शन है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन एक फिक्शन है, जैसे कोई फिक्शन स्टोरी होती है तो लॉ ने उसको अज्यूम कर लिया, फिक्स कर लिया, तो वो डीमिंग है। या बाद वर्ड ट्रीटेड टू बी ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर, जैसे रिटर्न फाइल करते हैं तो लिखा होता है डीम टू बी असेस्ड, डीम टू बी ट्रीटेड टू बी एक्चुअल ऑर्डर नहीं है, लेकिन लॉ ने उसको अज्यूम कर लिया। ऑर्डर भी डीम्ड हो सकता है, टैक्सियर भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, तो इसी तरह इनकम भी हो सकती है, एसेट भी हो सकते हैं, इसी तरह। तो डेफिनेशन आप देखें इनकम की, तो उसमें सबसे पहले वहां से हम स्टार्ट करते हैं। इनकम आई में आए, है हाँ, इनकम इंक्लूड द अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, ये तो एक्चुअल होगी कि जो चार्जेबल टू टैक्स है वो इनकम है। दूसरा, अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन डिडक्शन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 5 एंड एनी इनकम ट्रीटेड एज ए इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड एनी लॉस ऑफ द इनकम, ठीक है ना, या ट्रीटेड टू बी इनकम अंडर प्रोविजन, जो प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस के तहत जिसको ट्रीट कर लिया जाएगा इनकम है, तो इवन दो इनकम नहीं भी है तो उसको फिर इनकम कहा जाएगा। तो ट्रीटेड टू बी, डीम टू बी, वो फिर इनकम बन जाएगी। इवन दो इसमें हम देखेंगे एसेट है तो एसेट यूजुअली इनकम नहीं होती, या एक्सपेंडिचर है इनकम नहीं होती, या इन्वेस्टमेंट आपने की है तो वो इनकम नहीं होती आपकी, या आपके पास करंटी नोट है तो इनकम नहीं है। तो इसलिए वो जो नहीं इनकम भी है तो उसको भी लॉ अज्यूम कर सकता है कि आपकी इनकम है सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म एंड कंडीशन, या जो उसमें प्रोविजन है उसके मुताबिक। तो यहाँ भी एंटी अवॉइडेंस स्कीम के तहत तो इसको हम पहले ये वाला, क्योंकि पहले इनकम में शामिल किया है डीम्ड को, फिर वो चार्जेबल टू टैक्स हुई है। अगर यहाँ इनकम में शामिल ना होती डीम्ड इनकम तो लॉ में आगे होती भी तो वो टैक्सेबल नहीं होनी थी। तो पहले इनकम की डेफिनेशन में एक्चुअल इनकम भी है, डीम्ड इनकम भी है, जिन पे डिडक्शंस हुई हैं, इवन दो जिसमें डिडक्शन होती है वो इनकम तो नहीं होती, वो तो आपकी सेल होती है या परचेज होती है या दूसरी चीज़ें, इनकम हो जाना उसको भी ट्रीट कर लिया कि वो भी इनकम है। तो अदरवाइज इनकम ना होती तो डिडक्शन नहीं हो सकती थी। तो इसलिए लॉस ऑफ इनकम आपने किया है, तो अदरवाइज हम कहते हैं जिसमें प्रॉफिट है वही है, गेन वाली है, लॉस हो तो उसको भी इनकम ट्रीट, नेगेटिव इनकम समझ ले उसको ट्रीट किया है। तो अब हम उस पर आ जाते हैं सेक्शन 111 में। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ओवियन और अवॉइडेंस का है
तो अवियन अवॉइडेंस जो है, जो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स होती है वो परमिसिबल है और अवियन एक क्राइम है। तो इसके अंदर भी एक तीसरी चीज़ है, उसको मिटिगेशन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। मिटिगेशन में पहले वाली अवॉइडेंस से मुराद ऑल लीगल मोड्स है, जैसे एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन लेजिस्लेटर ने आपको दे दी तो अवॉइडेंस है, आप उससे अपनी उस टैक्स उस पर चार्ज नहीं होगा, या डिडक्शंस हैं, या अलाउंसेस हैं, या टैक्स क्रेडिट हैं, रिबेट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, जो लॉ ने दे दिए कि ये आप क्लेम कर सकते हैं, तो लीगली आपको परमिसिबल है। उससे आपका इनकम टैक्स कम होता है, या आपकी इनकम कम होती है, या आपके क्रेडिट बढ़ते हैं उस लीगल मोड से, तो वो अवॉइडेंस लॉ ने आपको दे दी है, तो उससे आप कम अपना टैक्स कर सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट शेड्यूल है, 53 सेक्शन है, फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, ऑनवर्ड जो एग्जम्पशन है सारी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके आपका टैक्स कम होगा, बल्कि कहीं लगेगा ही नहीं, कहीं रिड्यूस होगा, कहीं क्रेडिट मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें आप रिडक्शन किए तो ये आपकी टैक्स अवियन होगी। इसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ऑल लीगल मोड जो आपको टैक्स मैनेजमेंट के लिए लॉ में दिए गए हैं, वो आपका लीगल राइट है कि उसको आप क्लेम करें, उससे आप टैक्स कम कर सकते हैं। तो वो अवॉइडेंस जो है वो परमिसिबल है, लेकिन वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होनी चाहिए। दूसरा जैसे डिडक्शंस है, आपको दी कि ये एक्सपेंस आप लेस कर सकते हैं, तो वो सारे एडमिसिबल हैं आपके। इस तरह आपके अलाउंसेस दिए हैं, उनके डेप्रिसिएशन अलाउंसेज हैं, अमॉर्टाइजेशन है, इतने आप क्लेम कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट है, डायरेक्ट अलाउंसेज है, या और कोई इंसेंटिव आपको दिए हुए हैं, जितने इम्यूनिटी आ जाती है, मिनिस्ट्री आ जाती है, वो सारे इंसेंटिव है, उसको क्लेम करना आपका लीगल राइट है। तो इसको हम कहते हैं, उससे टैक्स अवॉइडेंस कर सकते हैं, या टैक्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, या टैक्स को आप अंडर कर सकते हैं। जो लीगली है, आपको लीगली वो पेबल नहीं है, तो उसके टैक्स लाइबिलिटी अकॉर्डिंगली उनको क्लेम करके, जैसे 5 ईयर की टैक्स हॉलीडेज हैं या दूसरी चीज़ें हैं, तो वो लीगली परमिसिबल मोड है, लीगल मोड, जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी या टैक्सेबल इनकम या आप टैक्स क्रेडिट को कम या ज़्यादा, जो भी टैक्स क्रेडिट है तो ज़्यादा कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम है या लाइबिलिटी है तो आप कम कर सकते हैं, वो आपके परमिसिबल है। दूसरा इसके उल्टा बिल्कुल ऑल टुगेदर वो टैक्स आपकी टैक्स अवियन। अवियन से मुराद डेलिबरेटली, विलफुली आप कोई कंसील करें चीज़ों को, जो लॉ परमिट ना करता हो वो आप काम करें, या सप्रेशन करें, या कंसील करें, या टैक्स फ्रॉड करें डेलिबरेटली, विलफुली, तो वो अवियन है। तो अवियन के लिए वो क्राइम है, उसके लिए आपको पेनल्टियाँ भी हैं, अगर आप करेंगे तो उसमें टैक्स भी होगा, डिफॉल्ट सरचार्ज भी होगा, साथ प्रोसिक्यूशन भी होगी। और इनके एक दरमियान में एक चीज़ है जिसमें मिटिगेशन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस है। वो अवॉइडेंस लॉ, वो इंटेंशन ऑफ लॉ से डिपेंड करता है कि आपने कोई एग्जम्पशन क्लेम की है, जबकि लॉ लेजिस्लेटर की वो अनइंटेंडेड है, लेजिस्लेटर ने इंटेंशन नहीं दी, आप उसको मिसयूज करके वो क्लेम कर रहे हैं, तो वो इन दोनों के दरमियान आएगी। तो उसके लिए वो भी परमिसिबल नहीं है, जो लॉ ने इंटेंड नहीं की। वैसे भी एग्जम्पशन को हमने लास्ट टाइम भी किया था कि जितने इंसेंटिव्स हैं, या आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं, या एग्जम्पशंस हैं, या आपके क्रेडिट्स हैं, डिडक्शंस हैं, अलाउंसेज हैं, ये होते हैं। तो इनकी इंटरप्रिटेशन जो है, जो जब एम्बिगुइटी हो, टू व्यूज़ हो, या अबसर्डिटी कोई हो, इनकंसिस्टेंसी हो, तो इन फेवर ऑफ द वो स्टेट होते हैं। क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि अगर वो अलाउ इसको कर दिया जाएगा तो दूसरों पे बर्डन पड़ेगा, उसकी मेन रीज़न है। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे NGOs है, वो जस्ट लाइक वेलफेयर स्टेट होती है, उसमें उसकी रिवर्सल होती है, तो अदरवाइज उसको उसके अकॉर्डिंग भी। तो इसीलिए मिटिगेशन वाला जो है, जो टैक्स अवॉइडेंस है, जो अनइंटेंडेड नहीं लेजिस्लेट किया, आपने एज्यूम कर ली है, मैनेजमेंट कर ली है, तो उस सिचुएशन में वो भी उसकी वो पेनल्टी तो नहीं होगी, लेकिन वो परमिसिबल नहीं है, अवियन के बराबर नहीं होगी। क्योंकि अवियन जो है विलफुली, या आपने डेलिबरेटली आपने वो कंसीलमेंट अंडर डिक्लेरेशन वो की है, तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन हो जाए। तो इन कंसेप्ट को सामने रखते हुए तो ये डीमिंग प्रोविजन जो है वो यहाँ अडॉप्ट की है। तो पहले हम इसी को देखते हैं कि इसके क्या कंटेंट्स हैं, और फिर 108, 9, 10, वो 11, 12, 13 वो देखेंगे। तो इसमें मोस्टली सबसे पहले ऊपर है अनएक्सप्लेन्ड इनकम या एसेट्स। ठीक है जी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम एक्चुअली वो इनकम है, लेकिन आपने उसकी नेचर सोर्स नहीं बताई। उनका ये यहाँ हेड दिए हुए हैं कि इसके लिए कि ये वाली कोई नेचर उसकी इनकम होगी, लेकिन आप उसकी
नेचर या सोर्स आए पैसे कहाँ से हैं, पहले आपने उस पर टैक्स दिया है या नहीं दिया हुआ, तो उसकी नेचर सोर्स आप अगर नहीं बताते टैक्स अफसर को जब आपसे वो पूछता है, या आप बिल्कुल ही नहीं बताते या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप उसकी देते ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसके पास पावर है कि उसको वो एडिशन कर ले आपकी इनकम में। इसी तरह एसेट्स हैं, तो एसेट जो है जनरली तो आपकी इनकम नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ सिचुएशन में उन्होंने कहा कि ये वाले एसेट जो हैं ये अगर इसकी आप नेचर सोर्स नहीं बताते तो उसको भी टैक्स ट्रीट किया जा सकता है एज योर इनकम और उसको ऐड किया जा सकता है। इसी तरह एक्सपेंसेस है, वो भी उसकी नेचर सोर्स आपने नहीं बताई तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करने के लिए इसमें जो टर्म कंडीशंस या प्रोविजन में जो कंडीशंस या लिमिटेशन दी गई हैं विद इन दैट होंगी तो वो एडिशन हो सकती हैं, वो अदरवाइज नहीं हो सकती। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि अगर आप सपोज कोई चीज़ आपने एसेट खरीद लिया है, कोई चीज़ भी, लेकिन आपने कहा जी एसेट तो इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं हो सकता, तो टैक्स या लेजिस्लेटर की इंटेंशन है कि आपने वो खरीद तो लिया, क्या उस पर पहले टैक्स दिया हुआ है आपने? हो सकता है आपने पिछले सालों में कंसील की इनकम, तो इस साल एसेट खरीद लिया, तो इसलिए डीमिंग प्रोविजन आया। इनकम एक्चुअली आपकी इनकम नहीं है तो एक्चुअली तो उस पर टैक्स नहीं हो सकता था, और पिछले सालों की कंसील करके आपने एसेट खरीद लिया, तो आप एसेट अगर हम कहते थे इनकम पे टैक्स है तो ये एसेट पे तो टैक्स ही नहीं हो नहीं सकता। उन्होंने कहा जो आपने कंसील भी उसको कैसे पकड़े, फिर उसको फिर इस तरह पकड़ना है कि डीमिंग प्रोविजन ला के कि जो भी आपने एसेट खरीदा है उस पे अगर आपने पहले टैक्स नहीं दिया, वाइट मनी से खरीदा है, उसके नेचर सोर्स हैं तो फिर तो नहीं हम टैक्स करते, लेकिन अगर आपने वो कंसीड से खरीदा हुआ है तो फिर तो पिछले साल टैक्स देना चाहिए था ना आपको। जब आपने उसके बगैर खरीदा है तो इवन दो ये एसेट टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जिस सोर्स से आपने खरीदा है वो अनटैक्सड है, तो इसलिए इसमें आप टैक्स दे दें। आप इसको या बता दें कि कहाँ से आया है, अगर आपने टैक्स दिया हुआ है तो बता दें, नेचर सोर्स बता दें कहाँ से आया हुआ है, तो फिर टैक्स नहीं करेंगे। अगर नहीं बता सकते तो ये प्रिज्यूम्ड है कि आपने इसको इसके ऑलरेडी जिस पैसों से आपने खरीदा हुआ है उस पर आपने टैक्स नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये एसेट जो है आपकी डीम्ड इनकम है, ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस है। तो इसलिए ये किस्म की इनकम आपने कंसील की थी या जिस इनकम से आपने खरीदा है वो इनकम टैक्स नहीं दिया, इसलिए ये एसेट ही इनकम है, तो इसलिए इस बेसिस पे अदरवाइज इनकम नहीं हो सकती थी। तो थ्रू डीमिंग प्रोविजन लीगल फिक्शन से उस एसेट को ट्रीट कर लिया सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म एंड कंडीशन या प्रोविजन या कंडीशन जो इसमें दी हुई हैं। तो बेसिकली इसका ये कंसेप्ट है कि अदरवाइज ये चीज़ें इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पे टैक्स ऑलरेडी नहीं दिया हुआ आपने ड्यू टू कंसीलमेंट, सप्रेशन या अदरवाइज जो भी आपने अरेंजमेंट की, तो इस वजह से इनको इन चीज़ों में जो आप कमाए हुए पैसे इस्तेमाल किए हुए हैं बजाय इनकम पे टैक्स कराए आपके यूज़ पे भी हम टैक्स लगा सकते हैं अगर आप उसका नेचर सोर्स नहीं बताएं। तो इसमें सबसे पहले वेयर एन अमाउंट इज क्रेडिट इन द पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो पहली चीज़ ये सेक्शन जो 111 है इसका पैरामेट्रिया सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 79 में 13 होता था, उसमें भी ऑलमोस्ट उसमें ये डी वाला कंसेप्ट नहीं था, ये डी वाला इसमें डाला गया है, वो क्योंकि वो परफेक्ट लॉ थे पहले, तो लेजिस्लेटर वहाँ इंटेंशन जो थी तो कंसीलमेंट शीलमेंट या सप्रेशन वो इसका पार्ट नहीं बनती थी, तो क्योंकि इसलिए नहीं बनती थी वहाँ कंसीलमेंट होती थी तो सेल तो इनकम नहीं हो सकती ना, तो इसलिए वहाँ यहाँ नहीं उसको डाला हुआ था। वहाँ अगर कोई कंसीलमेंट पकड़ी जाती थी तो उस पर प्रॉफिट एंड गेन पे टैक्सेशन है, तो प्रॉफिट गेन जो होगा उसका कुछ सर्टन मार्जिन होगा, सेल तो नहीं इनकम होगी, उसमें से कास्ट का पोर्शन निकाला जाएगा। वहाँ होता था वो 20% लगा लेते, उसको कहते थे ट्रेडिंग एडिशन, 20% मार्जिन है तो वो एडिशन होनी चाहिए। सारी सेल या रिसीट तो टैक्स नहीं हो सकती ना, इनकम हो सकती है, क्योंकि कोई भी सेल जो है विदाउट कास्ट टू सेल इनकम नहीं हो सकती, तो वो एक लॉजिकल और रीजनेबल बेसिस पे था, तो इसका पार्ट ही नहीं होती थी। तो अब भी सेक्शन 177 में उन्होंने 2A डाला है पिछले साल, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहाँ कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देगा या इनकम्प्लीट होगी तो FBR जो है सेक्टोरियल रेशो प्रेस्क्राइब कर गया, और प्रेस्क्राइब करके उस रेशो के मुताबिक ट्रेडिंग मार्जिन जो होगा उसके मुताबिक फिर उसकी वो अप्लाई करेगा। अगर नहीं करेगा तो बेस्ट जजमेंट में बजाय सारी सेल करे उस पर फिर GP या जो रेट हैं वो लगाएगा, लगा के जो स्टैंडर्ड रेट है सेक्टर के, तो फिर उसकी इनकम प्रॉपर कैलकुलेट कर देगा, वो जस्टिफाइड और बेसिस होंगी। तो जस्ट ऐसे ही एज ए रूल ऑफ थंब नहीं कि सारी सेल, सारी प्रोडक्शन, सारी कास्ट सब कुछ ऐड लेस करेगा। तो इसमें अभी एक जजमेंट भी आई है, उसमें भी 2021 में ट्रिब्यूनल की आई, उन्होंने कहा सेल सारी इनकम नहीं होती, तो इसलिए उसके को मार्जिन जो होता है या प्रॉफिट गेन होता है वो टैक्सेशन होती है, ये सारा एडिशन नहीं करना चाहिए। पुराने लॉ में ये डी था ही नहीं,
इसलिए उसके पीछे लॉजिक रीज़न ये थी कि ये हो नहीं सकता। यहाँ क्योंकि इसलिए डाल दिया कि यहाँ हमारा डीम्ड असेसमेंट आई, तो डीम असेसमेंट में उन्होंने कहा जी कंसीलमेंट कहाँ से डालें। अब मार्जिन चार्ज जो असेसमेंट थी ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वो तो ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा ये कंसीलमेंट पकड़ी जाए तो किधर डालें, उन्होंने कहा इसको इसमें ऐड कर दें। ओरिजिनल लॉ में नहीं थी, सब्सिक्वेंटली उन्होंने कहा पकड़ी प्रोडक्शन कंसील्ड है वो किधर डालें, उन्होंने इधर डाल के सारी की सारी ऐड डाल दी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम तो जैसे जैसे जजमेंटें आ रही हैं तो लेजिस्लेटर को भी समझ हो रही है कि ये वाली गलती हुई है, अब इसको ऐसा ऐसा ठीक हो रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा ठीक किया है उन्होंने, थोड़ा करते हुए, तो इसको हम देखेंगे आगे कैसे ठीक किया है। इसके लिए पहला तो है आपका अमाउंट इज क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी क्रेडिट एंट्री हो, वो आपकी बैंक में हो, कैश बुक में हो, या कहीं भी क्रेडिट एंट्री है तो उसको आप कैश क्रेडिट एंट्री है उसको आप नेचर सोर्स उसका नहीं बताते, अगर कि ये कहाँ से पैसे आए हैं, सेल से आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो ऐसे ही आपने बुक एंट्री की हुई है जिसका नेचर सोर्स नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो उसको वो ट्रीट कर सकते हैं कि पहले आपसे नेचर सोर्स पूछेंगे, नहीं बताएंगे। अगर आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं देते फिर उसको ऐड किया जा सकता है। अगर आप देते हैं तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर भी उसको, उसके पास पावर है कि उसको ऐड कर ले। उसके बाद सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एक में यूजुअली एप्लीकेबल होती, जैसे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि जो आप कोई इन्वेस्ट करें नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, कोई सेल ना हो बल्कि उससे और रिटर्न आपने लेनी हो, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी चीज़ आप करें कि उससे फर्दर रिटर्न आपको आएगी, सेल परचेज वाली चीज़ ना हो। जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप तो प्रॉपर्टी से फर्दर इनकम आती है, रेंट है या अदरवाइज है, तो ऐसी चीज़ें जो है प्रॉपर्टी या कोई चीज़ शेयर या स्टॉक या ऐसी चीज़ें आप खरीदें। इसी तरह आपके पास कोई, उन्होंने आपसे देखा कि आपका बनी या अमाउंट या करेंसी, जैसे डिफरेंट आजकल की करेंसी है, बिटकॉइन है, दूसरी है, तो वो सारी कोई करेंसी आपसे मिली है तो वो वाली मिल जाए, या कोई आर्टिकल, प्रोडक्ट, स्टॉक या गुड्स हैं, कमोडिटी हैं, वो आपसे मिल जाए तो और उससे आपसे फिर पूछा जाए ये कमोडिटी या इन्वेस्टमेंट या आपकी बनी आर्टिकल, कॉइन, ये वो जितनी भी हैं, ये आपने कहाँ से खरीदी, इसका नेचर सोर्स बताएं। अगर आप एक्सप्लेन नहीं देते तो फिर उसकी वैल्यू को एडिशन किया जाता है। वैल्यू फिर आगे सेपरेट कंसेप्ट है कि वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी। तो या एक्सप्लेनेशन ना दें तो या आप एक्सप्लेनेशन दें लेकिन सेटिस्फैक्टरी ना हो तो फिर वोट्स की एडिशन हो सकती। उसके बाद पर्सन हैज़ इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर, आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है और उसकी आप नेचर सोर्स नहीं बताते कि ये पैसे कहाँ से आए थे, तो उससे पूछा जा सकता है कि ये, उसको भी फिर आपकी इनकम में, या आपने कम डिक्लेयर किए हैं, वो कह एक्सपेंस आपके मुझे पता चला इतने हैं तो आपने इतने डिक्लेयर किए हैं, एक्चुअली इतने हैं, तो इसकी नेचर सोर्स बताएं कहाँ से आए, तो उस सिचुएशन में वो भी ऐड कर सकते हैं। इस सेक्शन की ये जो कंडीशंस हैं ये अपनी जगह ये भी फुलफिल करनी है और 122 की भी फुलफिल करनी है। अगर 122 उसने खोला है तो इनके लिए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले 122 की कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी, फिर इसकी अपनी भी करनी है, फिर आपकी एडिशन होगी। इसके बाद डी है, डी में एनी पर्सन कंसील्ड इनकम आर फर्निश इनएक्यूरेट पार्टिकुलर ऑफ इनकम इंक्लूडिंग, इसमें सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, सेल आर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, सप्रेशन ऑफ एन आइटम ऑफ रिसीट लायबल टू टैक्स इन होल आर पार्ट। तो इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि परचेज आती है कि नहीं, तो इसमें परचेज नहीं है, अदरवाइज लेजिस्लेटर स्पेसिफिकली लिखता परचेजेस भी, तो उन्होंने प्रोडक्शन लिखा है, सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, सेल आर एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो प्रोडक्शन जो है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होती, सेल या रिसीट या वो चार्जेबल होती हैं, तो वो वाली इसमें परचेज नहीं है, तो इसलिए लॉ क्लियर है कि इसमें वो वाली परचेज जो है वो उसमें शामिल नहीं होगी। तो प्रोडक्शन आपने सप्रेस की है, सेल की है, या अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स वो सप्रेस की है, या सप्रेशन ऑफ आइटम रिसीट लायबल टू टैक्स इन होल आर पार्ट है। तो इसमें आप 13 डबल ए देखेंगे तो वहाँ कंसीलमेंट की डेफिनेशन है, 13 ए देखें पहले, वो इम्पॉर्टेंट है। अब जहाँ कंसीलमेंट की या सप्रेशन की आप पे एलिगेशन होगी तो वो जो कंसीलमेंट का वर्ड है उसकी कंडीशन फुलफिल करना भी ज़रूरी है। तो वो देख लें, आप अपने ऑब्जेक्शन में दे सकते हैं कि ये कंसीलमेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ कंसीलमेंट ये है, उसके मुताबिक ये नहीं है, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ भी डिपार्टमेंट पे है। तो उसमें डेलिबरेटली विलफुली का वर्ड भी यूज़ हुआ है कि आपने डेलिबरेटली, कंसीलमेंट इटसेल्फ जो है, जो कोई चीज़ हाइड करें या सप्रेस कम करें तो उसके लिए विलफुली और डेलिबरेटली आप कर रहे हो, वो इंटेंशन मिंजरिया हो, एक्ट्रेसरिया और मिंजरिया किया भी हो, आप इंटेंशन भी हो,
तो कंसील करने की और अवॉइड टैक्स VN टैक्स की, तो फिर ये ऐड होगा 13AA। अभी इस साल डेफिनेशन आई है, पहले साल पिछले साल तो 182 12 सब था उसमें थी, तो आप देख लें उसमें क्या है। किधर है बेटा? 13 सेक्शन 2 का 13 डेफिनेशन में सेक्शन 2 सब सेक्शन 13AA। ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम। तो यहाँ कंसीलमेंट ऑफ इनकम भी अगर आप देखें, इसमें भी वर्ड इंक्लूड लिखा हुआ है। जहाँ कहीं इंक्लूड है इट मीन्स कि इसके जो अपने मीनिंग है डिक्शनरी या डिक्शनरी अपनी जगह पे, और उसके अलावा ये भी उसमें शामिल है, ठीक है। इंक्लूड जहाँ भी यूज़ होता है वर्ड, ये डिवाइस डीमिंग डिवाइस या लीगल फिक्शन है कि इसमें ये चीज़ें अदरवाइज नहीं भी शामिल, तो ये भी उसने शामिल लेजिस्लेट ने कर दिए। सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रीट लायबल टैक्स इन होल आर पार्ट आर फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम चार्जेबल टैक्स। वहाँ भी इसी तरह की वर्ड थी। यहाँ एक एडिशन होगी फेलियर टू। फेलियर का इटसेल्फ मीनिंग होता है डेलिबरेटली विलफुली आपने काम किया। क्लेमिंग एनी डिडक्शन और एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड, ऐसा कोई आप एक्सपेंस क्लेम करें जो इनकर ही नहीं हुआ, तो वो भी कंसीलमेंट में आएगा। इस तरह एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 11, और 11 जो है अभी ये 11 जो पढ़ा है उसमें सारे एक्ट जो है वो भी कंसीलमेंट, उन्होंने खुद ही इसमें लिख दिया कि सारे के सारे उसको कंसीलमेंट ही समझा जाएगा। क्लेमिंग ऑफ इनकम और रिसीट एज एग्जाम्प्ट विच इज अदरवाइज टैक्सेबल, कोई चीज़ आपकी एग्जाम्प्ट क्लेम कर लें तो जो टैक्सेबल हो तो उसको एग्जाम्प्ट करेंगे तो वो भी कंसीलमेंट होगी। फॉर द रिमूवल, जो एक्सप्लेनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नन ऑफ द अफोरसेड एक्ट, इन सारे जो ABCD हैं ये सारे एक्ट जो हैं वुड कंस्टिट्यूट कंसीलमेंट ऑफ इनकम अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट टैक्सपेयर हैज नोइंगली एंड विलफुली कमिटेड दीज एक्ट। ये उनकी ड्यूटी है, ये डिपार्टमेंट ने प्रूव करना है कि आपने विलफुली जानबूझ के आपके विद योर नॉलेज आपने ये काम किए हैं सारे, तो फिर ये प्रूव करेगा विद मटीरियल एविडेंसेस, तो फिर ये वाला कंसीलमेंट अप्लीकेबल होगी। फिर वो सेक्शन 11 ये कंसीलमेंट का वर्ड प्रूव होगा तो उसकी टू दैट एक्सटेंट वो अप्लीकेबिलिटी होगी। तो इसलिए ये वाला आखिरी वाला विलफुली नोइंगली जानबूझ के, तो नोइंगली की भी आप डेफिनेशन से रखते हैं कि आप फुल फैकल्टी ऑफ माइंड के साथ आप करें, और विलफुली जानबूझ के टैक्स को डिफीट करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए नोइंगली विलफुली आप ये काम और बेनिफिट लेना चाहते हो, कंसील करके टैक्स जो है VN करना चाहते हैं और की हो, फिर तो एक्टुसिया वेरिया और काजेशन सारी चीज़ें हों, तो फिर आपकी वो कंसीलमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल होंगे, तो फिर आप पे सेक्शन 111 की अप्लीकेबल होगी। तो नेक्स्ट है इसमें उधर ही वापस तो ये तो डी तक से परचेज का मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सप्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्शन सेल और एन अमाउंट चार्जेबल टैक्स, इसमें परचेज नहीं लिखा, तो इसलिए परचेज डायरेक्ट चार्जेबल टैक्स नहीं होती, तो ना ही इसमें लेजिस्लेटर ने मेंशन किया है। अगर लेजिस्लेटर मेंशन कर सकता था प्रोडक्शन से पहले वो लिख देता कि परचेज है, तो परचेज नहीं लिखी, तो इट मीन उसकी इंटेंशन ये परचेज को इसके अंदर ऐड करने की नहीं थी। डबलिंग भी हो सकती, परचेज भी कर ले और सेल भी कर ले तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो इसलिए उसने यहाँ इंटेंशन नहीं थी, नहीं की। तो ट्रिब्यूनल की एक जजमेंट भी है 2012 PTT 111 या 1111, तो उसमें उन्होंने कहा परचेज मेंशन नहीं है, तो इसमें परचेज है नहीं है, इसलिए वो आपका आंसर वो दिया गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें दो हिस्से हैं इसके, एक आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी नेचर एंड सोर्स, आपका वो ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है और वो आया कहाँ से, आपने फंडिंग कहाँ से की, कहाँ से वो पैसे आए, टैक्स पेड है नहीं पेड है, पुराना है नया है, क्या चीज़ है, तो वो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से नेचर सोर्स उसकी एक्सप्लेन करनी है। पहला है कि आप उसकी नेचर सोर्स, ये इसमें पहले हम क्रेडिट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट मनी, वैल्यूएबल का फंड फ्रॉम, ये पहला हिस्सा एक्सपेंडिचर वाज मेड, सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, सेल और अमाउंट चार्जेबल टैक्स आइटम, वो उन्हीं का देयर एंड ऑफर नॉट इन द ओपिनियन ऑफ क्वेश्चन। इसमें तीन इसके कंपोनेंट हैं। पहले आप नेचर सोर्स आपने बताई नहीं है,
फिर एडिशन हो सकती। दूसरा आपने नेचर सोर्स बता दी, लेकिन इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ये कमिश्नर जब कहता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो जस्ट ऐसे नहीं कह सकता कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो सेटिस्फैक्ट्री जो है, सेटिस्फैक्शन के अपने पैरामीटर हैं, इस पे भी केस ला बहुत से हैं। तो वो अगर कहता है ये सेटिस्फाइड नहीं है, सिंपल ओपिनियन फ्रेम करना या सेटिस्फैक्शन कहना नहीं है, वो मटेरियल एविडेंस हो, जो आपने एविडेंस दिया है उसको रिबट करे, उसके दूसरा एविडेंस लाए कि इस बेसिस पे जो है ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जस्ट सिंपली एक स्टेटमेंट देने से आई हियर बाय नॉट सेटिस्फाई, ये लिखने से वो सेटिस्फैक्ट्री या ओपिनियन देना या वो सेटिस्फाई नहीं होगी। बल्कि अगर आपने मटेरियल एविडेंस दिए हैं तो उसको मटेरियल एविडेंस जो है उसको रिवर्सल देने टू अनसेटिस्फाइड विद दैट जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है या नोचर या सोर्स दी है। अगर आप एक नोचर सोर्स बताते हैं कि ये सोर्स इस सोर्स से हैं, तो अब आपको अब अगर रिबट करता है तो उसको बताना है कि उस सोर्स से नहीं थे, फिर किस सोर्स से है। इस पे भी ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है। अगर आप कहते हैं ये डायरेक्टर ने पैसे दिए हुए कंपनी में, तो वो कहता है नहीं भाई ये डायरेक्टर के मैं तो नहीं मानता। उनके फिर आप बताएं किसने दिए हुए, फिर ठीक है ना। पहले आप देंगे एविडेंस, आप नहीं देंगे, वो कहेगा नहीं ये अनसर्टेन, फिर उसको देना है कि बताए ये नहीं है, ये फलां से आपने लिए, मेरे पास ये एविडेंसेस हैं, आपने इससे तो लिए नहीं, आपने तो फलां से लिए, या ये फलां से आए, या बैंक में ये आए हैं, इस तरह आए हैं। फिर आपको रिबट करे तो अल्टरनेटिव एविडेंस दे, तो फिर एडिशन हो सकती है। अब ये दूसरा, ये तो एडिशन के पैरामीटर है। अब हम अगले दो पार्ट में देखेंगे कि ये एडिशन जो है, जो इनकम में करनी, किस हेड ऑफ इनकम में करनी। तो पहले जो 3 है सी तक, वो इनकम फ्रॉम सोर्स में किए जा सकते हैं। पहले ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में थे। तो पिछले साल अमेंडमेंट की, तो वही जो मैंने कहा कि सेल जो है या प्रोडक्शन जो है, उनका लॉजिक नहीं बनता कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेल तो इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली है, प्रोडक्शन वाली है, वहाँ एक्सपेंस भी हैं, वहाँ आपके लॉसेस सेटअप भी होते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं। तो ये एक इंसेंटिव दे दिया गया। बहुत वाले केसों में हमने कहा जी ये तो वहाँ तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, ये तो सेल प्रोडक्शन ये रिसीट जो है ये यार पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो बिजनेस इनकम में होनी चाहिए। वहाँ पिछले सालों के लॉसेस भी सेटअप हो सकते हैं। अगर ये ऐड भी होगी तो चलो उसमें लॉसेस सेटअप होंगे, लेसा होता है लॉसेस बहुत ज़्यादा हो तो सारे ये इससे जीरो ही हो जाए मेरा टैक्स। तो उन्होंने इस साल एक तो मार्जिन वाली के मार्जिन एडिशन होनी चाहिए, वो भी केस ला आ गए हैं, अगले सालों में हो सकता है उसको उस पर भी वो कुछ ला दे दें। इसमें उन्होंने इस साल 2021 में मान लिया, इसके 2 हिस्से कर दिए। उन्होंने कहा जी जो पहले 3 है ABC, क्रेडिट एंट्री, इन्वेस्टमेंट, मनी आर्टिकल और एक्सपेंस, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में ऐड करेंगे। और दूसरे जो है ये वाला सप्रेशन, कंसीलमेंट, प्रोडक्शन है या सेल है या रिसीट है या सप्रेशन है, ये सारे इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे। तो उनका ये हेड किस हेड में इनकम होंगे, जितना आपने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर सुबह बाद आप पार्सली एक्सप्लेन कर देते हैं, पार्सली नहीं होता, तो जितना इनएडुकेटली एक्सप्लेन किया है, तो पहले 3 ABC तक कहाँ ऐड होंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और जो आपका होगा बाकी वाला कंसीलमेंट वाला D, प्रोडक्शन कंसीलमेंट है या आपका रिसीट कंसील है या सेल कंसील है या अदरवाइज है, तो वो वाले आपके होंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। उस हेड में एडिशन होगी, तो उसमें बाकी उसी तरह फिर जो उसके लॉसेस सेटअप ये वो होंगे या डेप्रिसिएशन होगी उसी तरह होगी। प्रोवाइडेड दैट, इसमें आप प्रीजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर टैक्स पेयर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोर्स, ये एग्रीकल्चर इनकम के मुताल्लिक है। जहां हम कहते हैं कि भाई मैंने ये जो इनकम मेरी आई है या एसेट मैंने ख़रीदा है या क्रेडिट एंट्री है या इन्वेस्टमेंट है या पैसे हैं या वैल्यूएबल आर्टिकल है या सेल है या प्रोडक्शन है या दूसरी चीज़ें हैं, रिसीट हैं, तो मेरे एग्रीकल्चर सोर्स से हैं, तो वो सारे एग्जैम्प्ट हैं। तो इसलिए वहाँ से ये आए हुए हैं, तो इसलिए इसका नेचर सोर्स है। तो इसके लिए उन्होंने प्रोविजन लगा दी कि एग्रीकल्चर जो आपने टैक्स दिया है उससे रिवर्स वर्किंग हम करेंगे, आपकी इनकम कितनी बनती है, तो वो टैक्स जो होगा वो देखेंगे, वो समझ रही टैक्स है, उसके रिवर्स उसके मुताबिक जो एग्रीकल्चर इनकम इससे बनती है टू दैट एक्सटेंट आपका जो है वो एक्सप्लेनेबल सोर्स मान लेंगे। उससे अबव होगा तो उसको नहीं मानेंगे, वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है सब सेक्शन 2 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस साल में एडिशन करनी, पहले तो किस हेड में एडिशन करनी है, अब किस साल में एडिशन करनी है। कि अगर इस साल आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में एडिशन करनी है, तो किस साल में एडिशन करे, वो किस साल के लिए वो अनएक्सप्लेन्ड है। तो वो उस साल में जितने पहले हेड हैं
जितने आपने देखे हैं, इन सारे हेडी जो हैं वो जिस साल से वो रिलेट करते हैं, जिस साल में क्रेडिट एंट्री है, जिस साल में आपने इन्वेस्टमेंट की है, जिस साल में मनी है, आर्टिकल है, एक्सपेंस इनकर की है, उस साल में एडिशन होगी। ये नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, प्रॉपर्टी पिछले साल में खरीदी है 2018 में, तो उन्हीं में ऐड कर दे या उससे पिछले साल में कर दे, वो उस साल में नहीं कर सकता। तो वो उसके लिए इसको फिर दो हिस्सों में क्लासीफाई किया, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के अगर आपकी बल्कि रेजिडेंट के दो हिस्से हैं, एक फॉरेन इनकम सोर्स है, फॉरेन इनकम और एसेट्स हैं, एक लोकल है। जो लोकल वाले होंगे, यहाँ के वाले हैं सारे, वो उस साल में होंगे जिस साल में हैं। लेकिन अगर आपके कोई फॉरेन एसेट पकड़े गए हैं, फॉरेन आपके कोई एसेट हैं, इनकम है, जो आपने क्रेडिट एंट्री है या जो चीज़ें हैं उसकी लिमिट्स भी जो भी अगर है, तो वो वाले जिस साल में डिस्कवर किए हैं उसके पिछले साल, अगर सपोज ये 2000 कौन सा चल रहा है अब 22, इस साल में पकड़ा जाता है तो 2021 में आपकी एडिशन होगी। तो इसलिए ये समझ लें रिट्रोस्पेक्टिव है, 100 साल पुराना भी है, तो आज आप उन्होंने कहा मैंने डिस्कवर किया है तो पिछले साल में ऐड हो जाएगा। लेकिन इस पे अभी लिटिगेशन चलेंगी, क्योंकि जब से ये एडिशन हुई है, ये एडिशन इस साल ही हुई है, पिछले सालों में ऐसे नहीं था, एक साल में था, फिर रिवाइज किया, फिर दोबारा किया है। तो अब इस पे भी लिटिगेशन चलेंगी कि आया तो ये आज है, तो पीछे कब तक जा सकता है। एक तो रूल ये है कि पिछले 5 सालों तक जा सकता है, क्योंकि 5 साल जो टाइम बाद एक्सपायर्ड हो गया साल, जैसे 2015 पिछले साल एक्सपायर्ड हो गया, अब 2015 से पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि वो फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बन गया। अब अगर वो आज ये ला से पहले अगर हम देखें तो पिछले साल जो चीज़ें पास क्लोज हो गई, अब ला आ भी गया है, तो उसके 5 साल से 2015 से पीछे वाले पे ये एप्लीकेबल नहीं है। जो अलाइव है साल, उन तक ये जा सकता है, उनमें अगर कोई है तो उस हद तक ये रिट्रांसपेक्टिव हो सकता है। रिट्रांसपेक्टिव ये नहीं कि 100 साल पुराना है, ख़रीदा हुआ इंडिया, जब इंडिया इंडो पाक एक था, इधर कोई ख़रीदा हुआ था तो, या बाहर किसी मुल्क में उसने कोई फ्लैट लिया हुआ था दुबई में, तो आज कहें जी वो तो आज हमें पता चला है, तो इसलिए हम ऐड करते हैं टैक्स दें। तो इसलिए अनलिमिटेड जो है इस तरह के डीमेट प्रोविजन जो है, वैसे हम अनलिमिटेड नहीं होते, तो उसका नेचर सोर्स उसने साल वो कैसे बताएगा भी क्या था, या मेरे वालिद ने ख़रीदा था वो कहे आप बताएं मैं कैसे बताऊँ। तो इसलिए ये जो एक्सटेंट ऑफ रिट्रोस्पेक्टिविटी है, वो कहे मैं आज ऐड करता हूँ, तो वो वैसे ही अनजस्टिफाइड है। तो वो कानूनन या अदरवाइज लिमिट, हर लॉ के लिए लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशन ना भी प्रेस्क्राइब्ड हो तो फिर लॉ उसको रीजनेबल लिमिटेशन लेजिस्लेट ना भी स्पेसिफाई करे तो कोर्ट डिटरमिन कर सकता है। बाद जैसे वर्कर फंड था तो उसमें कहा जी इसकी लिमिटेशन कब तक है, तो उन्होंने कहा जी रेक्टिफिकेशन की 4 साल होती है तो 4 ईयर है। अभी भी 2-4 केसेस में कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन जहाँ ना हो तो रीजनेबल लिमिटेशन, अनरीजनेबल नहीं हो सकता कि आप 100 साल पुराना ले आए तो उसको, तो उसमें कोर्ट इसमें फिर डिटरमिन कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि एट द मैक्स वो उसको जाया जा सकता है कि वो पिछले अलाइव ईयर जितने भी हैं वहाँ हाथ तक है, उससे पीछे पास क्लोज ट्रांजैक्शन है तो उसमें ये रिट्रांसपेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए फॉरेन एसेट shall be included the personal income chargeable tax in the tax year to which such amount relate if the amount representing investment, money, valuable article, expenditure is situation। ये आप इसमें अगर आप देखें पहले वाले में तो इसमें सेल परचेज वाला नहीं है। पहले वाले में क्या है, पहले इन्वेस्टमेंट है, मनी है, क्रेडिट एंट्री है, वैल्यूएबल एक्सपेंडिचर है, सिचुएटेड इनकर्ड इन पाकिस्तान और कंसील्ड इनकम की हद तक भी है। इज पाकिस्तानी सोर्स, अगर पाकिस्तानी सोर्स है तो किस साल में होगी, जिस साल से वो रिलेट करती। अगर दूसरा है इन दैट, अगर पाकिस्तानी सोर्स नहीं है, इन द टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द टैक्स ईयर इन विच इन्वेस्टमेंट, मनी, वैल्यूएबल आर्टिकल, एक्सपेंडिचर इज डिस्कवर्ड बाय द कमिश्नर एंड सिचुएटेड इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान और कंसील्ड इनकम एज फॉरेन सोर्स। तो बाहर की कंसील्ड एसेट्स हैं या सोर्स ऑफ इनकम है, अगर बाहर हैं, बाहर से आपने कमाए तो उसके लिए जिस साल में डिस्कवरी हुई है उसके पिछला साल जो इमीडिएट है, तो इसलिए इसकी ये वाला दिया हुआ है। तो उसके बाद फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वेयर इन्वेस्टमेंट, मनी, वैल्यूएबल आर एक्सपेंडिचर एक्वायर्ड इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान in prior tax year and is liable to be included in the income for the tax year 2018 and onward on the basis of discovery during the tax year 2019 and onward, and person explain the acquisition of such asset expenditure
from the source relating to tax year in which such asset was acquired, expenditure was incurred, such explanation shall not be rejected on the basis of that source does not relate to tax year in which amount chargeable tax is to be included. अगर आप इस साल डिस्कवरी की है अपने, पिछले साल ऐड कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते पिछले साल का सोर्स बताएं। तो जिस साल में उसने एक्वायर किया और उस साल का बता देता है तो वो भी ठीक है। इस बेस पे रिजेक्ट नहीं हो सकता कि जब आपने पिछले साल ऐड करना है तो पिछले साल का ही सोर्स बताएं। तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि पिछले साल उससे सोर्स नहीं आप मांग सकते कि पिछले साल का आप सोर्स बताएं कि पिछले साल कहाँ से ये ख़रीदा था। वो साल का जो भी अगर वो एक्सप्लेनेशन दे दे कि मैंने 15 साल पहले मेरे अब्बू ने ये थे डॉक्यूमेंट उसने ख़रीदा था, तो वो आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आप मान लेंगे। क्लियर जी। उसके बाद ये सबसेक्शन 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें पार्शली है कि अगर किसी ने डिक्लेयर्ड कास्ट की है किसी चीज़ की, इन्वेस्टमेंट की, एक्सपेंडिचर की, ये अमाउंट है, उसमें से पार्शली वो एक्सप्लेन करता है, पार्शली नहीं करता, जितना इनएडुकेटली प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं है टू दैट एक्सटेंट आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। आगे इसके बाद 4 है इम्पॉर्टेंट, जो कि अदरवाइज करंट इशू भी है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था सर्कुलर 5 वाला कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस हैं वो आपके जो जितनी ये एक्सचेंज कंपनियां हैं या वेस्टर्न यूनियन है या इनसे इनकैचमेंट होगी तो क्या वो कंसीडर होगी, एग्जम्पशन होगी नहीं होगी, कितनी लिमिट है। तो यहाँ सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन जो 4 है 4 एग्जम्पशन करता है। अगर 5 मिलियन तक है आपकी ड्यूरिंग द ईयर आपने फॉरेन रिमिटेंस आई हैं, लेकिन उसकी अगर आप नेचर सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने थ्रू बैंकिंग चैनल ली है और शेड्यूल बैंक से आपको इनकैशमेंट की है, फॉरेन करेंसी आई है और फॉरेन करेंसी का आपके पास सर्टिफिकेट है बैंक ने इशू किया है, तो ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं आप, तो आपको नेचर सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा ये पैसे कहाँ से आए, और 5 मिलियन की लिमिट है। क्लियर जी। तो अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है या आपके पास नेचर सोर्स नहीं है, तो नेचर सोर्स अगर आप बता सकते हैं तो ये शेड्यूल बैंक नहीं है, थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं है या अदरवाइज नहीं है, तो आपको अगर आप समझते हैं कि मेरे पास तीनों चीज़ें नहीं हैं तो मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आप नेचर सोर्स बता दें कि बाहर से किसने भेजें, आपका कौन बंदा है, वो आपका रिलेटिव है या उसके पास वहाँ सोर्स क्या है, वहाँ नौकरी करता है, उसके बैंक में पैसे हैं। तो नेचर सोर्स अगर आप बता दें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले प्रोविजन के तहत आपके पास पैसे जितने भी आए, मनी हो, आर्टिकल हो, इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप नेचर सोर्स बाहर की बता दें कहाँ से आए, तो फिर वो उसकी जहाँ नेचर सोर्स ना बताना चाहें आप, तो फिर ये वाले मिनिस्ट्री जो इसमें दी है वो वाली आप ले सकते हैं। तो ये उसके बाद बोर्ड में इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वो सर्कुलर आया, अभी अमेंडमेंट भी आ गई है, पहले सर्कुलर था, उसके बाद अमेंडमेंट को हम देखते हैं। 237 सेक्शन है रूल फ्रेमिंग का, तो FBR जो है रूल फ्रेम कर सकता है इस सेक्शन के लिए कि वैल्यू क्या होगी, किस तरह होगी। तो ये आखिरी जो है फॉर द रिमूवल ऑफ, पिछले सालों में लिटिगेशन चलती रही है कि सेक्शन 111 का सेपरेट नोटिस होगा या नहीं होगा, तो लेजिस्लेटर ने एक्सप्लेनेशन दे दी। जब एक्सप्लेनेशन कोई दी जाती है तो ऐसे ही होता है जैसे ओरिजिन से जब से सेक्शन है उसी वक्त का ये पार्ट है, वो रिट्रांसपेक्टिव होती है जनरली। तो बाद दफ़ा कोई राइट को अफेक्ट करे या दूसरी चीज़ों को करे, या बाद दफ़ा ऐसे भी लिखा होता है, इसकी वर्डिंग भी देखी जाती है, बाद दफ़ा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ डीम टू ऑलवेज इंसर्टेड। तो जब ऐसे लिख दें तो फिर तो पक्की बात होगी, जब ना लिखें तो फिर इंटरप्रिटेशन रह जाती है कि कोर्ट उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ उन्होंने कहा ये नोटिस छोटस जो सेपरेट देने की ज़रूरत नहीं है, 122 का जो नोटिस दिया है उसी में मेंशन कर दें, चीज़ें एक्सप्लेनेशन कर दी तो DC ने अपनी इंटेंशन शो कर दी, तो अलग-अलग 10 नोटिस भी दें तो नोटिस, बल्कि कई तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी केस लाए जिसमें उन्होंने कहा सेक्शन भी ना मेंशन कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिस कोटिंग, नॉन कोटिंग किसी सेक्शन का अनलेस सेंट्रल ऑफ प्रेजुडाइज ना करे आपको, जो आपके राइट को अफेक्ट ना करे या बॉडी से आपको पता चल जाए वो क्या कह रहा है, तो दैट सफिशिएंट। कोई ज़रूरी था नहीं ऊपर नोटिस लेके 122, अगर 122 की और रिपो ने कर रहा है 122 5 2 4 नहीं भी लिखता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस पर बहुत सी केस लाए, लेकिन लोअर लेवल ट्रिब्यूनल लेवल पे हम इधर उधर से कर लेते हैं कि ये सेक्शन नहीं लिखा, सब सेक्शन नहीं लिखा, ये नहीं लिखा जी, नोटिस नहीं दिया, तो बहरहाल वो
काम आगे तक चलता रहता है, वहाँ आगे ना कोई जाए तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। अगर कोई अच्छे लायर्स हों वो वही ला के दें जजमेंटें, एक ज़िम्मेदारा पेपर की, एक और भी है, काफ़ी सारी हैं सुप्रीम कोर्ट की, मिस कोटिंग नॉन कोटिंग की, कि नॉन कोट करना, मिस कोट करना या सब्जुडाइज या आपका प्रिजुडाइज ना करना, जो सेक्शन नहीं करता, बॉडी से क्लियर है, लैंग्वेज से क्लियर है कि वो क्या मांग रहा है। जहाँ वो आपको क्लियर ना हो बॉडी से या उसकी इंटेंशन क्लियर नज़र ना आती हो तो फिर आप कह सकते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या ये जो पूछ रहा था वो मैं बता नहीं सकता था इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि इसने सेक्शन और दिया है, वो वाला सेक्शन तो इस चीज से करता है तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया। अब इसका कहता तो मैं फिर इसका रिप्लाई देता, तो इसीलिए वो फिर इसी तरह डिबेटेबल इशू बनते हैं। तो उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, आपने जवाब क्या दिया, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली, तो उस सिचुएशन में ये नोटिस, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने भी हाई कोर्ट तक के लेवल तक ये रहा है कि नोटिस इंडिपेंडेंट देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो उन्होंने नल भी किए हैं, फिर चलती रही हैं, तो अब लेजिस्लेटर में डाल दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है तो उसमें उसने मिक्स ही ओपिनियन दे दी। उन्होंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अलहदा देना भी चाहिए नोटिस से, और उन्होंने तो और भी कह दिया आर्डर पास करना चाहिए अलहदा इसका कि ये है कि नहीं, आर्डर करना चाहिए। तो बाद नोटिस के मतलब ये कह दिया कि वो 122 के साथ भी दिया जा सकता है, अलहदा भी दिया जा सकता है, उससे और भी कम्प्लीमेंट कि भाई आर्डर अलहदा पास करना है, फिर तो इंडिपेंडेंटली ये अलहदा ही चीज़ होगी। तो अब इसमें पहले हम कर लेते हैं उसको फॉरेन रिमिटेंस को। तो फॉरेन रिमिटेंस का ऑर्डिनेंस में जो वेस्टर्न यूनियन या दूसरे हैं उसको भी पहले सर्कुलर के ज़रिए प्रोटेक्शन दी थी, इन्हांस किया था कि ये भी जस्टिफाइड है। तो अब लेजिस्लेटर ने लॉ ही बदल दिया है, उसमें कहा ये जो उनसे इनकैशमेंट होगी वो डीम टू बी थ्रू बैंकिंग चैनल होगी, तो इट मीन वो सारी जस्टिफाइड होगी। पहले तो सर्कुलर था, तो सर्कुलर जो है वो बाइंडिंग नहीं होता खुदाई जुडिशल अथॉरिटी पे, जो आर्डर पास कर रहा है या कमिश्नर अपील है वो कह सकता है मैं नहीं इसको मानता कि कानून में तो ये 3 है, मैं 3 स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा, क्योंकि डीमिंग प्रोविजन 3 में नहीं फॉलो करता तो नहीं आप एंजॉय कर सकते। लेकिन सर्कुलर मेरे पे बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अब क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट कर दी गई है, जो ये सर्कुलर था पहले, तो इसी को ही उठा के इसका कुछ जो इसका क्रक्स है वो सेक्शन 111 में अमेंडमेंट, 3rd अमेंडमेंट वाला किधर है, इसमें पहले हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है कि वेस्टर्न यूनियन से अगर बाहरी डॉलर, वहाँ डॉलर आपको सरेंडर करते हैं, रुपी HBL अगर दुबई में है या वहाँ ही देते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं, तो वेस्टर्न यूनियन से आते हैं या अदर ट्रांसफर मनी से आते हैं तो क्या होंगे, तो वो सारे जो हैं कितने बेटे 111 आफ्टर सबसेक्शन 5 द फॉलोइंग न्यू एक्सप्लेनेशन शैल बी एडेड, नेमली एक्सप्लेनेशन जब आती है, पहले मैंने कहा रिट्रांसफर होती है, जैसे ऐसे है जैसे ओरिजिन से ही ये क्लैरिफिकेटरी नेचर है, तो ऐसे है जैसे शुरू से ही एडेड है, लॉ का पार्ट है। तो इसमें कहा फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट रेमिटेंस थ्रू मनी सर्विस ब्यूरो MCB एक्सचेंज कंपनी, जितनी एक्सचेंज है जिसको स्टेट बैंक ने लाइसेंस दिया है, या मनी ट्रांसफर ऑपरेट MTO सच एज वेस्टर्न यूनियन, MoneyGrams and Rea Finance or other like entity shall be deemed to constitute foreign exchange remittance from outside Pakistan through normal banking channel as delineated under this subsection। उन्होंने कहा ये होगी, ऐसे ट्रीट किया जाएगा, ये फॉरेन रिमिटेंस है और इन कैश थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल हुई है, अगर इन्होंने ही कर दी तो इसमें भी डीमिंग प्रोविजन आ गया। क्या लिखा हुआ है, शैल कंस्टिट्यूट, अदरवाइज नहीं भी है तो ये समझ ही जाएंगे कि ये सारे शेड्यूल बैंक हैं, ये फॉरेन करेंसी आई है और इससे इनकैशमेंट हुई है। तो डीमिंग प्रोविजन की जो मैं पहले इंटरप्रिटेशन की थी, थ्रू डीमिंग प्रोविजन इनके ज़रिए भी जो काम हुआ है वो ऐसे ही समझा जाएगा, ये फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आई है और इसको शेड्यूल बैंकों के ज़रिए आई है और इनकैशमेंट सर्टिफिकेट शेड्यूल बैंकों ने इशू किया है, वो ये एक्सचेंज कंपनी इशू करेगी तो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे शेड्यूल बैंक ने इशू किया, इवन दो दैट इज़ नॉट बीइंग इशू बाय द शेड्यूल बैंक। तो इसलिए डीमिंग प्रोविजन से इसको प्रोटेक्शन दे दी गई फॉरेन रिमिटेंस को, कि फॉरेन रिमिटेंस जितने भी ये इंटिटीज़ हैं ये करेंगे तो ये सारे फॉरेन, लेकिन लिमिट शिमिट उसी तरह ही है 5 मिलियन ये वगैरह। तो इसलिए अब ऑनवर्ड, और ऑनवर्ड नहीं बल्कि प्रायर पिछली जो है वो भी ऐसे ही है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आई है, वो भी वेस्टर्न यूनियन वाली, उसको भी जस्टिफाइड और प्रोटेक्ट कर दिया गया। अगर पुरानी भी कोई आपकी बैंकिंग चैनल या उधर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इनसे आपने इनकैशमेंट कराई
रही हैं तो ऐसे ही होगी कि एक्चुअल ये फॉरेन रिमिटेंस है और शेड्यूल बैंकों में के जरिए आई है और शेड्यूल बैंकों ने इनकैश की है और सर्टिफिकेट इशू की। क्लियर जी? तो ये फॉरेन रेमिटेंस वाला है। फॉरेन रेमिटेंस के लिए रिलेटिव होना जरूरी है? ये तो इसमें नहीं लिखा हो, नहीं है जरूरी। कोई भी नहीं जरूरी, यहाँ पूछेंगे ही नहीं यार, यहाँ तो नेचर सोर्स पूछना ही नहीं। नहीं यहाँ नहीं, वैसे 111 के प्रोस्पेक्टिव से या 111 में ये 5 मिलियन तक अगर बाहर से पैसे आपको आते हैं, फॉरेन करेंसी आती है, थ्रू बैंकिंग चैनल आती है और आप इन कैश करवाते हैं इनटू रुपी और वो शेड्यूल बैंक आपको सर्टिफिकेट देता है या ये इंटिटीज कोई भी सर्टिफिकेट आपको देती हैं, तो दैट इज बीइंग उस पे सेक्शन 1 सेक्शन जो है आपका 111 अप्लीकेबल ही नहीं होगा। और अगर हायर है तो हायर होगी तो हायर वाले पे अप्लीकेबल होगा। सोर्स फ्रेंड का बता दिया। एक साल में 5 मिलियन तक है, 5 मिलियन से अबव होगा तो नेचर सोर्स आप बता दें, वो तो आप जितना मर्जी हो उसको बता दें तो आपका नेचर सोर्स वो सेटिस्फाई हो जाए तो कभी बिल्कुल सही है, ये आपका फैमिली मेम्बर है, आपका दोस्त है और उसके पास भी ये वहाँ फंड है तो ये तो बहुत अच्छा किया उसने, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल सही है। तो फिर वो कहता है नहीं ऐड करता मैं, कि फिर भी उसको कहें ऐड कर भी। नेचर सोर्स जरूरी है। नेचर सोर्स है उसके लिए, बाकियों के लिए फॉरेन करेंसी टू द एक्सटेंट ऑफ 5 मिलियन नेचर सोर्स से ही एग्जाम्पशन है। जब नेचर सोर्स से एग्जाम्पशन है तो एडिशन नहीं हो सकती। पहले एडिशन के लिए क्या कंडीशन है, नेचर सोर्स बताओ भाई, एक्सप्लेन करो, वो भी सेटिस्फैक्टरी हो। तो जहां आप कर दें तो फिर तो कोई एडिशन हो ही नहीं सकती ना। तो 5 मिलियन के लिए वो नेचर सोर्स भी नहीं पूछनी, और हायर के लिए रिलेटिव होना जरूरी है। हायर के लिए भी नेचर सोर्स पूछनी है। सोर्स तो बता दिया लेकिन रिलेटिव होना जरूरी है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो कोई नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ है इसमें। किसी से भी आप नेचर, आप दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके भी सोर्स बताएं ना। उसकी वहाँ जॉब कर रहा है, नौकरी है, उसके बैंक अकाउंट दें कि इस बैंक में करोड़ों इसका पड़ा हुआ है, वहाँ से इसने भेजे, लोन भेजा है, गिफ्ट किया है। और गिफ्ट होगा तो वो रिलेटिव वाला फिर आएगा। जब आप कहेंगे मेरा तो गिफ्ट है जी, फिर वो कहेंगे जी वो गिफ्ट में वो जो गिफ्ट वाला है वो अप्लीकेबल, तो वो नेचर सोर्स आप बताएंगे तो उसके मुताबिक ला चलेगा। लोन लिया है, फॉरेन सप्लायर लोन दे देते हैं लोग, आप क्रॉस चेक या अदरवाइज आए होंगे, लोन लिया है वापस देना है, तो इस तरह की जो भी आप उसका नेचर सोर्स और बताएंगे तो फिर आगे वो बात चलेगी। क्लियर जी? तो ये था इसके मतलब। अब दूसरा 122 की जितनी भी कंडीशन है कि ये अप्लाई करना है, अब इसकी अप्लीकेबिलिटी है। डिफरेंट लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये तो इसमें मांगा गया है नेचर सोर्स बताएं। नेचर सोर्स बताना तो ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड तो थ्रू ऑडिट ही हो सकता है। 122 में तो रिकॉर्ड मांगा नहीं जा सकता। ये एक अलहदा क्वेश्चन है कि क्या 122 के अंदर ये एडिशन हो सकती है। तो अभी तक कोर्ट में इस साइड पे कोई प्रॉपर तरीक नहीं है, क्योंकि 122 का स्कोप 2 है, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन बेस, एक ऑडिट बेस। जब डेफिनेट इंफॉर्मेशन उसके पास पहले ही है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन वो होती है जो एग्जैक्ट हो, सर्टन हो और उसको फर्दर ट्रायल या फर्दर एविडेंस की ज़रूरत ना हो, जिसका फर्दर ट्रायल या इन्वेस्टिगेट या प्रूव ना करना हो, वो इटसेल्फ ही डेफिनेट अथेंटिक हो, उसको फर्दर किसी डॉक्यूमेंट की या एविडेंस की ज़रूरत ना हो। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है तो फिर उसके मतलब वो जिस चीज़ से रिलेटेड है और उस डेफिनेट इंफॉर्मेशन ने या तो एस्केप असेसमेंट की हो या अंडर असेसमेंट की हो, उसकी वजह से हुई हो, या ओवर क्रेडिट हुए हो या ओवर एग्जाम्पशन हुई हो, तो उसकी वजह से हुई हो। वो 3 कंडीशन भी सब सेक्शन 5 की हैं, वो फुलफिल हुई हो तो फिर वो डेफिनेट भी हो, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है ऑडिट करने की या चीज़ करने की। तो वो ऐसी चीज़ है, उससे ये इन्वेस्टमेंट आई है, उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ये इन्वेस्टमेंट है और इसकी ये डेफिनेट आप मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, या ये मनी है, या ये क्रेडिट एंट्री है, या ये कंसीलमेंट है, ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, इसके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की, रिकॉर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो एडिशन विदाउट ऑडिट ही हो सकती है। जहाँ कहीं वो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि ये सब्जेक्टिविटी कि ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो फिर इसमें एडिशन उसकी 122(5) में डायरेक्ट नहीं होगी, फिर थ्रू ऑडिट करेगा, ऑर्डर सेलेक्ट करेगा, रिकॉर्ड आपसे कॉल करेगा, रिकॉर्ड्स में बताएगा कि इन्वेस्टमेंट ये है, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगा, मनी या क्रेडिट एंट्री या एक्सपेंडिचर या कंसीलमेंट वो स्टैब्लिश करेगा, वहाँ वो डॉक्यूमेंट थ्रू ऑडिट एक्वायर करेगा, एक्वायर करके वहाँ भी एक्वायर करेगा, वो भी फिर डेफिनेट उसको डेफिनेट शेप में लाएगा, तो फिर वो इसकी एडिशन
थ्रू ऑडिट की जा सकती है। अब इसी के साथ बात हुआ, किसी ने क्वेश्चन किया ये 122(5)A में हो सकती है कि नहीं। उसकी कंडीशन है कि आर्डर अरोनियस एप्लीकेबल टू द इंटरेस्ट हो, और दूसरा उसमें बुक्स वो कॉल नहीं कर सकता। जहाँ कहीं बुक्स कॉल करने की ज़रूरत हो तो वो फिर अकॉर्डिंगली ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट मैटर आर्डर है। बाकी इसमें बेसिक कंडीशन जो है ऐसे समझ लें, एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर ओवरऑल रिव्यू करें हम तो इसके लिए जो पैरामीटर्स हैं ओवरऑल अगर हम देखें, सबसे पहले तो 122 की जितनी टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, लीडिंग टू एस्केप असेसमेंट, अंडर असेसमेंट, ओवर क्रेडिट, वो वाली होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी जो लिमिटेशन है उनका अप्लीकेबल जो 122 की हैं विद इन 5 ईयर फ्राम दैट डेट, उसकी जो भी कंडीशन है 122 की पूरी फुलफिल होना है। उसके बाद 122 के बाद इसको 111 की भी फुलफिल होना ज़रूरी है। 112 की क्या है, पहले वो 4 ABC है, उस कैटेगरी में फाल करें, क्रेडिट एंट्री हो, इन्वेस्टमेंट हो, मनी हो, वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स हो, या कंसीलमेंट उसकी डेफिनेशन में फाल करे, फिर या आपकी सप्रेशन में फाल करे या उसमें फाल करे, उसके जो भी पैरामीटर हैं, कंसीलमेंट की डेफिनेशन फुलफिल करे। वो करने के बाद फिर अगला स्टेप है कि उसका नेचर सोर्स जो है वो आपने ना एक्सप्लेन किया हो, अगर एक्सप्लेन किया हो तो सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो उसकी सेटिस्फैक्शन होना या ओपिनियन फ्रेम करना उसके मतलब वो ज़रूरी है, या कंसीलमेंट का पैरामीटर फुलफिल करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर ईयर वाला है कि किस साल में ऐड करनी है। अगर फॉरेन सोर्स एसेट है तो वो जिस साल डिस्कवरी उससे पिछले साल, अगर कोई और है तो वो साल में जिस साल से वो रिलेट करती है। तो इसी तरह आगे कोई पार्शली एक्सप्लेन्ड है, पार्शली अनएक्सप्लेन्ड है तो टू दैट एक्सटेंट है। बाकी उसकी वैल्यू का फिर डिस्प्यूट हो सकता है कि वैल्यू कितनी करनी है, DC रेट करना है, FBR करना है, उस साल में क्या था, एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है, उसके मुताबिक है। उसके बाद फिर आपका ये फॉर रेमिटेंस वाला नेचर सोर्स एक्सप्लेन कर दें तो फिर एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्लियर जी? इसमें कोई क्वेश्चन है तो बाकी नहीं तो अदरवाइज फिर दूसरे सेक्शन हम देखते हैं। एक इसी तरह एग्रीकल्चर वाला था, तो एग्रीकल्चर से अगर आप बताएंगे तो वो जितना एग्रीकल्चर वाइट उस जो टैक्स दिया है उसके मुताबिक जो वाइट बनती है टू एक्सटेंट तक आपकी एक्सप्लेन समझी जाएगी। अब आप फिर एडिशन हो सकती है, उसमें फर्दर क्वेश्चन हो सकती है कि एग्रीकल्चर इनकम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लेजिस्लेटर की पावर में ही नहीं, क्या उसको यहाँ एडिशन हो सकती है कि नहीं, तो वो यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि उसका डोमेन नहीं है। लेकिन कोर्टों ने अदरवाइज भी किया हुआ, उन्होंने कहा जी जो अनएक्सप्लेन्ड एग्रीकल्चर से है ही नहीं तो वो फेक है, बोगस है, तो वो एग्रीकल्चर का नाम कैसे दे सकते हैं। तो वो इधर से ही, जैसे एसेट्स हैं तो एसेट खरीदे ही इसी तरह है कि अनटैक्स मनी है, तो ऐसा सोर्स एग्जेम्प्ट दे दें या बियॉन्ड स्कोप दे दें, जबकि उससे रिलेट ही नहीं करता, वो टैक्स ही नहीं दिया तो उसको ट्रीट किया जाता है। जी सर, एक तो ट्रिब्यूनल की जजमेंट आई थी कि 111 की इनकम को सेक्शन 39 में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। हाँ, ये अभी उसमें 2 चीज़ें आई हैं उस जजमेंट में, तो वो लोग कोई पसंद करते हैं कोई नहीं करते। पहली बात तो उन्होंने कहा ये 79 वाला जो था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो उसमें क्योंकि लिखा हुआ था कि एंड में लिखा हुआ था जो इनकम 111 वाली है वो एज ए चार्जेबल टू होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें क्योंकि वो लिखा नहीं गया तो इसलिए वो लास्ट में भी मैंने जब इनकम सोर्स किया था तो उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने कहा इसमें लिखा नहीं है तो इसलिए ये जो सारी एडिशन ही है गलत है। ठीक है, तो अब सेक्शन 39 को हमने डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि ऑल इनकम रेजिडुअल इनकम, उसमें लिखा हुआ था पहला उसका सब्जेक्ट मैटर था कि ऑल इनकम अदर देन जो 4 हेड में नहीं है वो इसमें फाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो दूसरे हेडों में उसको चार्ज कर लें। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट एंड अदर देन चार्जेबल टू एनी अदर हेड। 39वां में वो सारी जो है उसके अलावा जितनी भी है सारी इसमें होंगी। फिर आगे उसने लिखा है एंड इंक्लूड्स, तो इंक्लूड का मतलब जो जर्नली हैं वो 2 के अलावा बाकी सारी उसमें ऐड होगी, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये हर हाल में ही ऐड होंगी। ठीक है जी, तो अब ये वाली इनकम जो है ये वैसे इसको हम 2-3 तरीक़ों से कह सकते हैं। एक लिहाज से तो हम कह सकते हैं क्योंकि जजमेंट हमारी फेवर में है तो उस लिहाज से इंटरप्रेट कर लेते हैं। उस लिहाज से ये इंटरप्रेट है कि उसमें इनकम शामिल होगी, कोई कैपिटल नेचर की होगी या कोई और होगी कैपिटल नेचर की, तो वो अनलेस स्पेसिफिकली ऐड ना की जाए वो ऐड नहीं होती तो इनकम ही नहीं होती। तो ये मोस्टली हेड जो एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट है इनकम नहीं है, ये डीमिंग इनकम है, तो इसलिए इसको वहाँ लिखना ज़रूरी है, इसलिए वो जजमेंट सही है। ठीक है।
दूसरा ये है कि लेजिस्लेटर ने वो सही नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटर ने इस सेक्शन में इटसेल्फ कह दिया है कि ये इनकम फ्राम अदर सोर्सेज है, ये वाली इनकम फ्राम बिजनेस है। तो जो लेजिस्लेटर ने खुद लिख दिया 111 में, तो वहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, यहाँ लिख दिया। बाद हेडों में लिखा हुआ है, जैसे प्रॉफिट गेन हम जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसका गेन होगा, तो वो उस गेन वाले सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि इनकम फ्राम ये बिजनेस है, ठीक है। अदरवाइज वो कैपिटल गेन में होनी थी। तो अब वो वाला सेक्शन 18 में नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है। तो सेक्शन 18 में सिंपल लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड गेन्स, तो वहाँ लिखा हुआ है ये गेन जो है ये चार्जेबल टू होगा इनकम फ्राम बिजनेस। तो इसलिए अगर इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करें कि लेजिस्लेटर ने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी कि पहले ABC जो हैं वो चार्जेबल टू होंगे इनकम फ्राम अदर सोर्सेज अंडर द हेड इनकम फ्राम अदर सोर्सेज, और जो आखिरी D था कंसीलमेंट ऑफ इनकम वाला, सप्रेशन वाला, वो एडिशन होगी तो वो चार्जेबल टू होगी इनकम फ्राम बिजनेस। लेजिस्लेटर ने अब स्पेसिफिकली दोनों सेक्शनों को कह दिया है। तो इसलिए उससे दूसरा ये है कि बे साहब ने कहा था मिस कोटिंग, नॉन कोटिंग या कोई प्रेजुडाइज उससे नहीं होता। टैक्स पेयर को जब बता दिया कि ये सोर्स में ऐड कर रहा हूँ, इधर लिख दी दिया लेजिस्लेटर ने, तो वो जस्ट उसके वहाँ ना लिखने से पुराने ऑर्डिनेंस में और उसमें अफेक्ट नहीं होता। तो दोनों इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। तो जो फेवरेबल टू द टैक्स पेयर होगी वो हो सकती, ट्रिब्यूनल ने क्योंकि कर दी है तो इसलिए हम तो उसी को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल वाली को, ट्रिब्यूनल ने ये भी कह दिया है कि इसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, सेल नहीं होना चाहिए। तो सेल तो इनकम नहीं होती, उसने कहा जी मार्जिन जो है पुराने लॉ में 170 2A में भी वैसे आ गया कि सेक्टोरियल रेशो होगी, तो रेशो कैलकुलेट कर लें। GP रेट जो है प्रॉफिट गेन चार्जेबल टू होते हैं, तो वो गेन वैसे भी सेक्शन जो 18 है उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड गेन, उसमें तो सेल तो टैक्सेबल नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन चार्जेबल टैक्स है। तो इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें कि सेल में जैसे प्रोडक्शन में जो गेन्स हैं या प्रॉफिट है वो उसको निकाल लें, वो रेशो निकाल के तो अकॉर्डिंग निकाल। क्लियर जी। हमने सर आपने बताया कि 111 में परचेज नहीं आती, अनएक्सप्लेन्ड, इसमें लिखा नहीं हुआ। अगर लिख दिया जाए तो वैसे तो प्रोडक्शन भी उन्होंने लिख दी है। जब प्रोडक्शन लिख दी जाएगी तो आप प्रोडक्शन और सेल दोनों एट ए टाइम नहीं आ सकती। 73 एक सेक्शन है जो डबल जेपर्डी, डबल इनकम को और डबल डिडक्शन को डिसअलाउ करता है, प्रोटेक्शन दी हुई है। अगर हम कहते हैं कि ये प्रोडक्शन आपने कंसील है, हम प्रोडक्शन को भी ऐड कर लें, फिर कहें प्रोडक्शन तो सेल भी हुई होगी, अब कहें सेल भी कंसील्ड है, दोनों को ऐड कर लें, तो वो डबल जेपर्डी जो है कि प्रोडक्शन को ऐड करना और सेल को भी ऐड करना दोनों ठीक नहीं है। या प्रोडक्शन ऐड होगी, प्रोडक्शन की वैल्यू सेल वैल्यू होके वो ऐड होगी। तो इसलिए परचेज, क्योंकि परचेज भी होनी चाहिए, इधर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन कहाँ से आती है, परचेज से, रॉ मटेरियल से, ओवरहेड से, लेबर से बनती है ना, तो वो भी ऐड हो सकती है। लेकिन क्योंकि लेजिस्लेटर ने इधर लिखी नहीं है, जब लिखी नहीं है तो इंटेंशन यही समझी जाएगी, पहले भी ट्रिब्यूनल ने यही डिसाइड किया है, क्योंकि परचेज क्योंकि लिखी नहीं है तो इसलिए परचेज नहीं आ सकती। दूसरी ये है कि परचेज जो है वो ज़रूरी नहीं कि इस साल ही बेची जाए, तो परचेज अगले साल स्टॉक एंड ट्रेड में हो सकती है, अगले साल बिकेगी, जिस साल बिकेगी उस साल उसके प्रॉफिट गेन होंगे। तो इसलिए परचेज लिखी नहीं है तो वो इसमें फिर शामिल नहीं होगी। इसमें डिपार्टमेंट नॉर्मली 236G की विदहोल्डिंग को कैच करके, हाँ, वो रिवर्स वर्किंग करके कैलकुलेट करते हैं। लॉ है या वो 111 के स्कोप में नहीं आएगा? क्या चीज़? जो हम 236G की बुनियाद पे वो कहता है, तो वो 111 के स्कोप में आएगा, ये 122(9) के डेफिनेट इंफॉर्मेशन के स्कोप में आएगा, क्योंकि सेल तो नहीं पकड़ेगी। नहीं, वो नहीं आएगा ना, इसलिए आप प्ली लेंगे ना कि ये सेल नहीं है, इसमें ऐड नहीं हो सकती, और कोई सेक्शन है तो उसमें ऐड कर लें आप। और कोई सेक्शन नहीं है, और कोई सेक्शन है कि नहीं, ये भी बता दें। किस चीज़ का? क्योंकि जो परचेज है खरीदी गई है ना एक चीज, उस हद तक तो हम कह सकते हैं कि ये परचेज थी और इस परचेज के ऊपर जो भी आपके पैसे लगे थे कोई भी उसकी वैल्यू वो आपकी देखना, अदरवाइज इनकम फ्राम बिजनेस है ना, तो इनकम फ्राम बिजनेस में आप कह सकते हैं डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। उस परचेज को जितनी एक्स्ट्रा है रिवर्स वर्किंग हो सकती है, की जा सकती है, लेकिन वो यहाँ आप कहेंगे इस सेक्शन में नहीं ऐड हो सकती। हाँ, तो अगर उसमें करेगा तो फिर उसकी आप दे सकते हैं कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। सर सेकंड 111 में जो MTOs वाला आया है, नहीं, देखिए दो चीज़ें ना, आप कहते हैं जी परचेज हुई है, तो वो कहेगा जी परचेज से मेरा ख्याल है ये परचेज हुई है तो बिकी भी है, तो सेल में ऐड करता हूँ। ये दो चीज़ें ना, सुन लो, परचेज और स्टॉक। परचेज का कुछ पार्ट होता है जो अनसोल्ड होता है, कुछ सोल्ड होता है।
जितना बिका है परचेज प्लस मार्जिन ऐड करे तो वो कहे ये सेल आपने कंसील की है, तो सेल करके उसको ऐड कर सकता है। परचेज को नहीं ऐड करता, उसकी सेल बना के कर सकता है। सेल पर आप कहेंगे नहीं परचेज बना ले, परचेज बनाए तो अच्छी बात है, आप दुकान कम एडिशन होगी, है ना। उसने एडिशन क्या करनी है, सेल कंसील्ड। जब आपने परचेज कंसील की है तो सेल भी तो की है ना, सेल भी कंसील की है ना, उसकी करस्पॉन्डिंग सेल हायर वैल्यू पे होगी ना। तो परचेज करता है एडिशन, तो एक तो आप ये लॉजिक ले सकते हैं कि इसमें है नहीं, आप कर नहीं सकते। दूसरा, अगर किसी सिचुएशन में वो हो भी जाए कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हैं, तो कम ही एडिशन की है ना, इसी को कहे कि आपका 20% मार्जिन है, परचेज आपकी इतनी है, आपने कंसील की है तो सेल भी कंसील की है, 25% मैं ऐड करता हूँ, परचेज प्लस ये सेल है आपने कंसील की हुई है तो मैं सेल ऐड करता हूँ, ठीक है। या बैंकों से पैसे पकड़ ले के इसके कंसील्ड के ये पैसे इतने आए हैं, रसीट है तो मैं उसको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए उस पर इस हद तक ही हम प्लीड कर सकते हैं, लेकिन वो उसके पास वो उसको सेल बना के फिर ऐड कर ले तो फिर किया जा सकती है ना, ठीक है। तो यहाँ की हद तक हम कह सकते हैं क्योंकि परचेज लिखी नहीं है इसलिए परचेज नहीं कर सकता। अब आप सेल कह के ऐड कर ले, सेल कह के वो ऐड कर ले तो ठीक है। लेकिन सेल उसको डेफिनेट भी तो चाहिए ना। नहीं डेफिनेट नहीं, उसने उसकी बना लेगा, कंसील्ड तो है ही ना कि वो 122 में बजाय उसको 121 में जाना चाहिए ना, या तो फिर वो 121 में जाएगा, या अभी आया ना उसके मुताबिक कंप्लीट आपने डिटेल नहीं दी। जब आपने ऑडिट करे तो आपकी परचेज की डिटेल नहीं दी, आपने परचेज नहीं दी तो विदाउट डेफिनेट भी अब खत्म हो गया ना। अब वाला सेक्शन जो 122 है दिखाएं 5, क्या वहाँ डेफिनेट है कि खत्म हो गया? 5 में डेफिनेट का वर्ड है। अब ये पहले करेक्ट कर रहे हैं, अब तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक 122 में जहाँ 122 लगाएंगे उसके लिए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड फ्रॉम ऑडिट जो होगा तो वो फिर डेफिनेट की ज़रूरत नहीं है। जब ऑडिट करके आएगा तो फिर डेफिनेट की ज़रूरत नहीं। जहाँ 122 डायरेक्ट लगाएगा वहाँ डेफिनेट की ज़रूरत, ठीक है। तो वहाँ ये डेफिनेट प्रूव करेगा, उधर से आएगा तो फिर कोई नहीं। फिर भाई ये परचेज तो तेरी पकड़ ली है, तो सेल भी की है, सारी चीज़ें तो ऐड है, ठीक है। सेल ऑडिट में आएगा तो फिर कर सकते हैं। वैसे तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो हद तक डिफाइंड है ना, सेल परचेज प्रोडक्शन जो है ये सब्जेक्टिव ही होंगी, एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। हो सकती वो कंसीलमेंट जहाँ भी हम कहेंगे वो एग्जैक्ट बहुत मुश्किल है, सब्जेक्टिविटी आएगी। सब्जेक्टिविटी आएगी तो वो फिर थ्रू ऑडिट ही आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कंसीलमेंट वाला डी है ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट है। ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन या 122(5) का डायरेक्ट स्कोप नहीं है। इसको ऑडिट करे, ऑडिट से एस्टेब्लिश करे कि वाकई कंसीलमेंट है, क्योंकि कंसीलमेंट के में आपने प्रोवोव करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इंक्वायरी करना है, ऑडिट हर चीज़ के एंगल देखने, कहाँ से आई, कहाँ गई, कहाँ बिकी, तो सारे प्रूफ लेके आने। तो प्रूफ आएंगे तो फिर कंसीलमेंट एस्टेब्लिश होगी। तो कंसीलमेंट ऐसे ही नहीं एस्टेब्लिश हो सकती ये कंसीलमेंट है, जैसे क्योंकि विलफुल और वो डेलिबरेट और विलफुल जो उधर लिखा था उसको भी एस्टेब्लिश करना है। तो वो वैसे एक ट्रिब्यूनल की जजमेंट भी, उसमें एक SRO भी है। जब ये नया आया था तो उन्होंने कहा था ये थ्रू ऑडिट किया जाएगा तो होगा, 122(5) के स्कोप में भी, 5(1) के स्कोप में भी नहीं। तो इसलिए ये वाला चैप्टर जो है ये डेफिनेट चांस बहुत मुश्किल है और थ्रू ऑडिट एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होगी। क्लियर? इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि वो जो टोटल परचेज के ऊपर मार्जिन बना के सेल का टोटल वो टैक्सेबल करेगा या वो परचेज को फिर माइनस करेगा और मार्जिन को टैक्सेबल? यहाँ तो वो टोटली करेगा ना। यहाँ तो पहला वर्ड है कि कंसील्ड सेल, ठीक है। वो कहे जी आपकी कंसील्ड सेल है, परचेज आपकी ये यहाँ से पता चल गया तो सेल आपने डिक्लेयर नहीं की तो वो सेल आपकी इतनी बनती, क्योंकि जब परचेज को तो कहता है परचेज से सेल हुई है ना, तो यानी वो परचेज माइनस नहीं करने देगा? नहीं टोटल यहाँ तो सेल की एडिशन होनी है ना, ये प्रोडक्शन वैल्यू की एडिशन होनी। ठीक है। यहाँ तो वो हायर साइड पे जाएगा, लोअर पे जाएगा तो उसकी मर्जी चले जाए तो आपको फायदा हो जाएगा। परचेज ऐड कर ले तो आपके पास दो व्यूज आ जाएंगे, एक तो परचेज वर्ड नहीं लिखा हुआ इसलिए गलत है, तो दूसरा अगर किसी स्टेज पे हो जाए भी नहीं भी लिखा तो फिर क्या है वो सेल ऐड कर देता, ठीक है आपने सेल भी तो की है ना, कंसीलमेंट तो एस्टैब्लिश है ना, तो फिर आपका लोअर साइड पे एडिशन होगी ना।
परचेज लोअर है, सेल करता तो 20% और ऐड होनी थी, ठीक है। तो इसलिए वो लोअर भाई आप मान लेना, पहली बात तो माने ही ना कि भाई नहीं भी गलत है। अगर दूसरी बात एट द एंड मानना ही पड़ जाए तो उनके ठीक है परचेज सही की है, अगला मार्जिन ऐड ना करें, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है 108। ये सर ये हबीब जालम वाला है, मैं नहीं मानता। मान कोई मानते कोई नहीं, तरीके है ना मनाने के। मोहब्बत में कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, कोई मान भी जाते हैं। हबीब जालम कहता ना मैं नहीं मानता। वो नहीं मानता, हम मानते हैं, हम मनवाते भी मानते भी हैं, दोनों चीज़ें। प्यार मोहब्बत से कहो तो हर कोई मान जाता है जी। ये तो हो गया बेटा सेक्शन, ये तो हमने सारे देख लिए। 108 पे हैं एंटी अवॉइडेंस। ये जितनी एंटी अवॉइडेंस टैक्स के जो सेक्शंस हैं हम वो देखते हैं वो क्या हैं और उनको कैसे लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके लिए एंटी मेजर जो हैं टैक्स में क्या दी गई हैं, किस तरह उसको करना है, ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन बिटवीन द एसोसिएट्स। अब एसोसिएट जो है वो डिफरेंट एंगल में हो सकती हैं। ओनरशिप कॉमन हो सकती है कि एक कंपनी उसमें भी वही डायरेक्टर है, उसमें भी वही डायरेक्टर है, इसी तरह AOP 2 हैं उसमें भी वही हैं, उसमें भी वही हैं। ओनरशिप कॉमन हो सकती है। एक कंट्रोल कॉमन हो सकता है, ओनरशिप ना भी हो तो उसका भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, वो उसका भी कर रहे हैं, तो शेयर होल्डिंग सेम हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरीक़ों से आपकी एसोसिएशन होती है, हो सकती है, जिससे आपके ट्रांजैक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। या ऐसे कह लें कुछ ट्रांजैक्शन है ये कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, कुछ है अनकंट्रोल्ड, और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो अनकंट्रोल्ड वो हैं जो कि ओपन मार्केट में ओपन इंडिपेंडेंटली निगोशिएट करके एक मार्केट प्राइस को, कास्ट को या मार्जिन को डिटरमाइन करते हैं। जो एसोसिएटेड होते हैं या कंट्रोल्ड होते हैं ट्रांजैक्शन हो जो वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन से। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन रात जो ओपन मार्केट में, ओपन लोगों में, इंडिपेंडेंट लोगों में जो मार्केट प्राइस थ्रू नेगोशिएशन और अदर डीलिंग से डिटरमाइन हुई हो, जो ओपन मार्केट प्राइस हो, जो इन्फ्लुएंस जो है एसोसिएशन की वजह से या रिलेशन की वजह से या कॉमन कंट्रोल की वजह से या कॉमन ओनरशिप की वजह से या कॉमन रिलेशन की वजह से इन्फ्लुएंस ना हुई हो, तो उसको हम कहेंगे जो ट्रांजैक्शन एसोसिएट के ट्रांजैक्शन है। तो इसको करने क्यों लोग करते हैं, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसमें टैक्स अवॉइडेंस या अवॉइडेंस जो है वो अप्लाई की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है, ऐसे समझ लें कि मेरी एक कंपनी है, एक टैक्सेबल एंटिटी है, एक नॉन टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट है। तो मैं यहाँ से जितने मार्जिन है वो सारे वहाँ शिफ्ट कर दूँ। कैसे सेल करूँ कास्ट पे, वो वहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट उधर हो जाएंगे, इधर प्रॉफिट होंगे नहीं, तो वो वहाँ एग्जेम्प्ट होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को कि मैं सारे प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दूँ एग्जेम्प्ट एंटिटी में, या ऐसी एंटिटी में जो ऐसी टेरिटरी में जो एग्जेम्प्ट है या जिसमें लॉ अप्लीकेबल नहीं, या वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, तो उधर से उधर ट्रांसफ़र करें। मनी शिफ्टिंग ऑफ मनी है, शिफ्टिंग ऑफ गुड्स मनी या जो भी एक से दूसरे में शिफ्ट करना हायर लोअर वैल्यू से, ताकि टैक्सिंग बेनिफिट या अवॉइडेंस ये इसको मैनेज की जा सके। तो इसलिए एसोसिएट जहाँ अभी अंडरटेकिंग है तो उसमें वो लोग कास्ट पे भेज देते हैं। तो यहाँ फिर यहाँ कमिश्नर को फिर पावर दी गई है, जहाँ आपके एसोसिएटेड अंडरटेकिंग जो हों या होली सब्सिडी कंपनी होती है जो होली ओन्ड, पार्सली ओन्ड या इस तरह की हैं, या रिलेशन हो, कॉमन कंट्रोल हो, तो उस सिचुएशन में अगर है तो कमिश्नर को पावर दी गई है जो आपके ट्रांजेक्शन हैं, वो भी ट्रांजेक्शन सेल के हैं, कास्ट के हैं या कोई और हैं, उनको वो रिवाइज कर ले, डिवाइड कर ले, एलोकेट कर ले, या उसकी रिवीजन करके रीएडजस्टमेंट कर सकता है। कि ये अगर आपने कहा जी मैंने सेल इतने पे की है, तो वो कहेगा नहीं भाई ये तो आपकी लोअर है, मार्केट में ये प्राइस है, मैं आपकी सेल जो है अपनी जो अंडरटेकिंग को आपको दी है, दूसरों को इतने पे दिया, इधर इतने दिया, लोअर मैं नहीं मानता तो इसको मैं इस पे करूँगा। या आपस में जो हुई है उसको फिर मार्केट वैल्यू प्राइस पे या उस प्राइस पे एक्चुअल पे। इसके डिफरेंट मेथड है, एक एक्चुअल प्राइस मेथड है, एक मार्जिन मेथड है, इस तरह एक कास्ट प्लस मेथड है जो मैंने पहले कहा था। इस तरह के डिफरेंट मेथड से वो डिटर्मिनेशन प्राइस की कर सकते हैं, करके उस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वाला जो है कमिश्नर को पावर है कि उन चीज़ों को जो सेल को या डिडक्शंस को या अलाउंसेस को या क्रेडिट को वो
डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, अपोर्शनमेंट भी हो सकती है, एलोकेशन भी हो सकती है। अगर जो उसने कर लिया रिवर्स भी हो सकती है, तो या फिर रीएडजस्ट भी हो सकती है। तो कमिश्नर के पास पावर है जो ट्रांजैक्शन है, कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन जो है बिटवीन द एसोसिएशन, जो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन से नहीं हुए या जो अनकंट्रोल मार्केट प्राइस पे हुए ठीक है, जो नहीं हुए उसकी वो एडजस्टमेंट सारी कर सकता है। तो करने के लिए फिर ये सेक्शन जो है इसमें प्रोसीजर दिया, कमिश्नर में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सन हु आर एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूट अपोर्शन एलोकेट इनकम deduction tax credit between the person as necessary to reflect income of that person would have realized in arm length transaction। जैसे ओपन मार्केट में उस तरह उस वैल्यू पे उन चीज़ों को, इनकम को, डिडक्शंस को, टैक्स क्रेडिट को डिटरमिन कर सकता है। In making adjustment under service, the commissioner may determine the source of income and nature of any payment loss as revenue capital। ये भी वो रीएडजस्ट करके कर सकता है कि ये रेवेन्यू है, कैपिटल है या अदरवाइज क्या है। तो एवरी टैक्स पेयर हु हैज इंटर टू ट्रांजेक्शन विद एसोसिएशन शैल, ये डिफरेंट कोई मेंटेन रिकॉर्ड है उसने मेंटेन करना है, तो ये करेगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड वो उसे मांग सकता है, मांग के चीज़ों को देख के वो एडजस्ट कर सकता है। फिर इसके लिए एक्सटेंशन है, फर्नेस के लिए 45 दिन एक्सटेंशन दे सकता है, 45 दिन के अंदर देना है और एक्सटेंशन दे देगा इसके मुताबिक। बाकी इसके जो अगर स्पेशल आपने देखा हो कि कंट्रोल एंड कंट्रोल क्या है, तो उसके लिए रूल FBR प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो रूल इसके 20 से लेके 28 तक है। वहाँ आप अगर पढ़ लेंगे तो वहाँ कंट्रोल ट्रांजैक्शन, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, मेथडोलॉजी क्या है वो उसमें दी हुई। ठीक है, तो हम आप अगर किसी जगह लिखा हुआ है कि wherever the FBR या कोई भी अथॉरिटी may prescribe rules, और वो रूल प्रिस्क्राइब नहीं हुए, यहाँ तो हुए लेकिन अगर प्रिस्क्राइब नहीं हुए तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट जो लॉ में होगी वो फिर टू एक्सटेंट होगी। यहाँ कोई मैंडेटरी है रूल उसके लिए चाहिए तो फिर ज़रूरी है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिस्क्रिशन। यहाँ कहीं डिस्क्रिशन दी जाए वो स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिस्क्रिशन थ्रू रूल होना फिर ज़रूरी होती है। फिर कोर्ट शोर्ट डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये सही नहीं हुआ, रूल हुआ, लेकिन रूल मैंडेटरी नहीं होते। रूल एक डायरेक्टरी, एक प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर लॉ में ही क्लैरिटी है, उसी से काम हो सकता है तो वो ठीक है। जैसे ऐसे समझ लें कि एक है चार्जिंग सेक्शन, एक है मशीनरी सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन जब आपकी लाइबिलिटी लेजिस्लेटर ने थ्रू चार्जिंग फिक्स कर दी है ना, मशीनरी के लिए कुछ प्रोसीजर नहीं भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन यू आर लायबल टू पे, वो आपने पे करना है। प्रोसीजर में शॉर्ट कमिंग हो सकती है, तो ये आप कहेंगे 2 प्रोसीजर दिए, 3 दिए ही नहीं है, तो प्रोसीजर शॉर्ट कमिंग जो है उसकी वैलिडिटी को, चार्जेबिलिटी को ख़त्म नहीं करते, क्योंकि ये डायरेक्टरी और प्रोसीजरल नेचर होते हैं। तो इसलिए जहाँ कहीं उनकी बहुत ज़रूरत हो, जस्ट ही एक लाइन लिखी हो कि वहाँ लिखा हो कि ये इनकम चार्जेबल है सब्जेक्ट टू द रूल्स, तो फिर रूल ज़रूरी हैं। जहाँ बहुत सी चीज़ें, रूल क्या चीज़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें लेजिस्लेटर जो है लॉ में नहीं दे सकता, 10-12 मेन दे दी और बाकी के लिए कर। अब 10-12 से वो चीज़ डिटरमाइन हो सकती है, तो रूल ना भी हो तो उसको अफेक्ट नहीं करती। क्लियर? तो इसलिए अगर कोई चीज़ नहीं दी थी, जस्ट ये लिख दिया कि एज प्रेस्क्राइब रूल, तो फिर उसके लिए रूल ज़रूरी हो जाएंगे। कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने लाई कार्टर में ये भी होल्ड किया था कि जहाँ मशीनरी प्रोवाइडेड ना हो तो वहाँ भी वो फिर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। मशीनरी से मुराद वो एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे वो चीज़ें, रूल के साथ वो चीज़ें भी हैं। क्लियर? इसके बाद रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट चार्टर अकाउंटेंट एंड कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी इसको कहते हैं। तो इसमें चार्ट अकाउंटेंट से भी रिपोर्ट ले सकते हैं कि ये जो इसने ट्रांसफ़र किए हैं सही है, गलत है, ये वगैरह वगैरह। तो चार्टर अकाउंटेंट भी अपनी रिपोर्ट दे सकता है, वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, नहीं माने तो फिर खुद डिटरमाइन कर लें। चले आगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन अंडर डीलरशिप अरेंजमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जब थ्रू डीलर आप चीज़ें बेचते हैं, तो उन्होंने कहा जी अगर आपका डीलर जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं है और एक्टिव लिस्ट टैक्स पर नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो जिसका डीलर है उसका जो मार्जिन ऑफ डीलर है उसका 75% उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा, और डीलर का मार्जिन जो है उसको समझा जाएगा डीमिंग 10% डीलर मार्जिन है। पहले 10% डीलर मार्जिन सेल का कैलकुलेट कर लिया जाएगा और 10% का 75% उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, वो एडिशन इधर हो जाएगी। नहीं तो अदरवाइज ये इसका मकसद पर्पज़ ये है कि जिसने भी डीलर रखे हुए हैं वो डीलर जो है वो रजिस्टर होने चाहिए, उनको रजिस्टर करवाए और एक्टिव टैक्स पेयर पे रहे। अगर एक्टिव टैक्स पेयर पे होगी और डीलर रजिस्टर होंगे सेल टैक्स में तो फिर नहीं अप्लीकेबल होगा। जहाँ आप कोई डीलर अनरजिस्टर्ड होंगे तो उस सिचुएशन में आप 75% ऑफ मार्जिन जो
है अगर वो एटलीस्ट 10% ऊपर होगा तो उसका, कम होगा तो 10% ट्रीट करके उस पर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है जी। आगे रिकरेक्टराइजेशन ऑफ वो इनकम एंड डिडक्शंस, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो कई चीज़ें इंटर कंपनी या अदरवाइज है, आपने कुछ कहा है तो वो उसको रिकरेक्टराइज भी कह सकता है। आप जैसे 2-4 कंपनी है आपस में इकट्ठी मिल के जी इधर उधर की हैं तो वो रिकरेक्टराइज कर सकता है कि ये सारी नहीं एक ही हैं। इस तरह पहले ट्रांजैक्शन का है, कुछ वाले ला आया जी कंपनियों का या AOP का, तो ऐसे नहीं है। तो इसलिए ये तो एक ट्रांजेक्शन का है तो एक ही ट्रांजेक्शन होगा, दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती। तो उन्होंने आप फिर इसमें दिए For the purpose of determining liability to tax under this, Commissioner may recharacterize a transaction or element of a transaction that were entered into as a part of tax avoidance scheme. अगर टैक्स को अवॉइड करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन किया है तो आप उसको रिकरेक्टराइज किया जा सकता है। उसके बाद आगे डिसरिगार्ड ट्रांजैक्शन दैट डज नॉट हैव सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इफेक्ट, जिसका इम्पैक्ट ना हो, आपने डाला हो तो उसी चीज़ उसको डिस्कार्ड कर सकता है। उसके बाद रिकरेक्टराइज ए ट्रांजैक्शन वेयर फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन डज नॉट रिफ्लेक्ट सब्सटेंस, उसका मटीरियल इम्पैक्ट या सब्सटेंस। जनरल जो रूल है वो ये है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये एक डॉक्ट्राइन है कि हमेशा टैक्स लगाने के लिए जो इम्पैक्ट है वो देखेगा रियल नेचर या सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, बल्कि उसकी फॉर्म या बुक एंट्री। जैसे एक एंट्री आपने डेबिट की, क्रेडिट की, डेबिट की, 1000 दफ़ा रेक्टिफाई उल्ट सीधे करते जाएं, लेकिन अल्टीमेटली वो नील हो जाए तो उसमें रिकॉर्डिंग जो है उसमें टैक्सेशन नहीं होगी। रियल नेचर उसकी दी जाएगी, क्या रियल इनकम उससे अक्रू राइज हुई है कि नहीं, उसका सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है, उससे इनकम आई है, रेवेन्यू आया है, कंसिडरेशन आई है क्या नहीं आई, वो देखा जाएगा। जस्ट मेरी एंट्री जो है, जैसे मेमोरेंडम होता है 1992 PTT 1 है, उसमें ये था कि मेमोरेंडम में हज़ारों क्लासेज लिखी होती हैं। इट डज नॉट मीन कि आपने सारे ही काम किए हैं, वो उठा के कहते जी सारे किए होंगे तो इससे इनकम भी आई होगी इसमें ऐड करता हूँ। उन्होंने कहा वो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है, वो अब उसकी रियल नेचर कि एक्चुअल उसने किया है कि नहीं ये देखा जाएगा कि एक्चुअल काम क्या किया है और उससे एक्चुअल रेवेन्यू क्या हुआ है। सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन या रियल नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन देखी जाएगी। बुक एंट्री या बुक में रिकॉर्डिंग या फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं देखा जाएगा, इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो वो डॉक्ट्राइन है, तो उसमें फिर उन्होंने रिकरेक्टराइजेशन उसके अंदर ही ये डाली है, तो लेकिन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो होगा। आगे क्या ये एंटिटी का भी उन्होंने डाल दिया 2018 ऑनवर्ड, डिसरिगार्ड एन एंटिटी और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दैट डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक कमर्शियल सब्सटेंस वाज क्रिएटेड एज ए पार्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम। आपने 2, 4, 5 सेम बंदे हैं, 2-3 AOP बना ली तो आप उसको कह सकते हैं नहीं जी एक ही इकट्ठे होते थे इतना टैक्स होना था, आपने अलग-अलग स्प्लिटिंग कर ली, 10 बार ही कंपनी बना ली, टर्नओवर बचाने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, तो इधर से उधर। तो यहाँ रिकरेक्टराइजेशन में सब्सटेंस अफेक्ट है। टैक्स में इकट्ठा होता तो इतना होना था, बंदे तो वही हैं, काम भी वही है, तो क्यों ना इकट्ठा करके मैं आपकी एज ए ग्रुप करके टैक्सेशन करूँ, तो टर्नओवर पे आपकी इतनी लगेगी, आपने एग्जम्पशनें ले ली ये वो, तो वो उस सिचुएशन में जैसे एसोसिएट्स हैं तो उसकी रिकरेक्टराइजेशन उसको वो की जा सकती है। FBR के नज़र से ये ओझल है ये वाली और बस कहीं जो विजिलेंट या क्लेवर अफसर होता है वो कर लेता है, आम बंदों को पता कोई नहीं। टैक्स अवॉइडेंस मे बी एनी ट्रांजेक्शन वेयर वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ पर्सन इंटरनेट ट्रांजेक्शन इज अवॉइडेंस रिडक्शन ऑफ एनी पर्सन लायबिलिटी टू द टैक्स ऑर्डिनेंस। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी means reduction, avoidance, deferral tax, increase in refund of tax, and includes reduction, avoidance, deferral tax that would have been payable under the ordinary but are not payable due to tax treaty for the avoidance of double taxation as section इतना। तो जो अदरवाइज आपको चार्जेबल है उससे आपने रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया, या टैक्स जो क्रेडिट है उसको बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद फॉरेन कंट्रोल फॉरेन कंपनी, तो ये एक सेक्शन है यूजुअली हायर लेवल का, ये एक सेक्शन है जिसमें ये है कि अगर आपकी बाहर कोई कंपनी, आप रेजिडेंट हैं, एक बाहर आपकी कंपनी, उसमें आपकी शेयर होल्डर है या शेयर होल्डिंग है आपकी है, तो या उसमें राइट या वोटिंग है, जहां आपके होली ओनर भी हो सकती है और आपकी पार्सली ओन्ड भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में जहाँ वहाँ आपकी जितनी शेयर होल्डिंग होगी, जो वहाँ इनकम आपकी होगी, जो आपकी शेयर होल्डिंग रेशियो है, सपोज 80% आपके पास शेयर हैं, तो जो उसकी इनकम होगी उसका 80% आपने ऐसे समझ जाएगी जैसे वो पाकिस्तानी इनकम है, तो पाकिस्तान में उसको टैक्स कर दिया जाएगा हर साल।
तो उसके मुताबिक रेशो दे के टोटल इनकम को कैलकुलेट करके जितनी आपकी शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट है उतनी कैलकुलेट करके आपकी इनकम में इधर ऐड करके उसको टैक्सेशन कर दी जाएगी। और उसके बाद जब डिविडेंड होगा, बाद में डिविडेंड भी तो मिल रहा है, अब डबल तो हो नहीं सकता कि पहले वो ऐड कर लें इनकम 20%, बाद में डिविडेंड आए तो वो भी ऐड कर लें। उनका डिविडेंड या वो आएंगे तो वो अगर टैक्सेबल होंगे तो उसका टैक्स क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। ये फॉरेन कंट्रोल कंपनी उसी तरह डिफाइन है, जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग हो, ये हो या वोटिंग राइट हो, इतने %, 10% से कम हो, चाहे 5 मिलियन के कोई अमाउंट है, उससे कम हो तो उस पर ज़ीरो होगी, उसको फॉरेन कंट्रोल नहीं समझी जाएगी। तो ये इसके मतलब है। तो ये फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी की इनकम जो है इन अकॉर्डेंस विद द योर इन्वेस्टमेंट या यहाँ आपकी शेयर होल्डिंग या राइट जो है उसकी प्रोपोर्शनेट लेके इधर ऐड कर दी जाएगी। इस तरह सैलरी पेड है प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी अगर आप सैलरी किसी एम्प्लॉय को करती है और वो उसकी एरियर है, सपोज आपने 4-5 सालों की इस साल दे दी है, तो अब वो ऑप्ट कर सकता है कि उसके हो सकता है पिछले सालों में लो टैक्स रेट हो, इस साल ज़्यादा हो, तो वो कह सकता है कि मुझे पुराने रेट लगाएं या लास्ट 5 एवरेज लगाएं, तो उसके मुताबिक उसकी टैक्सेशन कर दी जाएगी। उसके 111 हमने पढ़ लिए। उसके बाद आगे एक है रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटी है, एक लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सिक्योरिटीज। अगर आपने एक सेल करके दोबारा परचेज करते हैं तो वो दोबारा परचेज करेंगे जस्ट टू अवॉइड के डिविडेंड या गेन जो है वो अगले पे शिफ्ट हो जाए, तो वो आपका ही ट्रीट होगा जैसे वो ट्रांजैक्शन आपने किया ही नहीं। तो ये सिक्योरिटी का सिक्योरिटी बॉन्ड सर्टिफिकेट हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो इनको, ये टैक्स अवॉइडेंस की जो स्कीम्स है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें ये कल परसों ना ट्रिब्यूनल से एक क्वेश्चन भी आया था कि बहुत सी करेंसी डिजिटलाइज करेंसी जो है वो आजकल मार्केट में, जैसे बिटकॉइन है, शिबा है, BNB है, सोलाना है, डॉगी है, उसके बाद USD कॉइन है, XRP है, टेरी कॉइन है, पोल्का डॉट है, पॉलीगॉन है, गाला है, बहुत सी हैं जो ट्रेड होती हैं, डिजिटलाइज करेंसी हैं। वैसे तो लीगल टेंडर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज या करेंसी होती हैं वो स्टेट जो है उसकी प्रोटेक्शन या उसकी गारंटी देता है। तो जैसे हमारी करेंसी पाक रुपी तो स्टेट बैंक देता है, USA के तो उनका सेंट्रल बैंक देता है, UK USA के अपने सारे बैंक जो है कनाडा सारा देते हैं। तो ये एक डिजिटलाइज करेंसी है जो कि कंप्यूटराइज प्रोग्राम के तहत वो ओरिजिनेट होती है और डिफरेंट पेनी कॉइन होते हैं और फिर कमूलेट होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम और प्रैक्टिस के साथ उसकी वैल्यू बन जाती है। तो वो जस्ट लाइक करेंसी ट्रेड होती है, तो आप मार्केट में वो ट्रेड होती है। तो ऐसे ही जैसे इसकी एडिशन हो सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन आया था ट्रिब्यूनल मेंबर से कि क्या इसकी ये इसमें फॉल करता है कि नहीं। तो इसमें जो सबसेक्शन 2 था जिसमें इन्वेस्टमेंट और मनी ये लीगल टेंडर है, क्योंकि इवन दो स्टेट किसी ने गारंटी नहीं दी, लेकिन लीगल टेंडर है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। तो वो अगर इधर आपको कोई दे तो आपने, एक तो वही बात है कि अगर इनकैशमेंट आप कराएंगे उनसे तो जो उन्होंने प्रोटेक्शन दी है वो एक्सचेंज कंपनीज है वहाँ से होगी या शेड्यूल बैंक से होगी, तो फिर तो वो 5 मिलियन तक है तो आपको नहीं पूछा जाएगा नेचर सोर्स का है। लेकिन उससे अबाव की वैल्यू होगी, वो इन्वेस्टमेंट हो, मनी हो या आर्टिकल हो। ये आर्टिकल में ले लें, इसको मनी में ले लें या किसी चीज़ में भी ले लें, तो अगर इसकी नेचर सोर्स आप बता दें कि आपने बाहर से किसी ने आपको क्यों दी तो पूछा नहीं जाएगा, या 5 मिलियन तक इसकी इनकैशमेंट वहाँ से करा लें। तो डिजिटलाइज करेंसी वहाँ तो मेरे ख्याल नहीं होती, तो ये इसका नेचर सोर्स फिर बताना पड़ेगी। तो नेचर सोर्स नहीं बताएंगे तो फिर एडिशन होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने तमाम दोस्तों का, तमाम पार्टिसिपेंट्स का। तो इंशाल्लाह अगली जुमेरात फिर नए मौजू के साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो नए मौजू के साथ इंशाल्लाह हम उस पर दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।